ये मेरी चैनल का नया मैन हुआ है और नया चैनल भी है दोस्तों। मैं कोई खराब एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तुम लोग इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जो हमेशा के लिए बदल गया जब एलियंस ने हमला किया। पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। अब यहाँ सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, ताकत। अगर तुम कमजोर हो तो तुम बेकार हो, बोझ हो और बस मजाक बनकर रह जाओगे जैसे बाकी सबको। वैसे ही हमारे एमसी को भी अपनी प्रोफेशन अवेकन करनी होती है, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग होती है तो सिर्फ एक कमजोर 1 स्टार प्रोफेशन निकलती है। और फिर क्या, लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे नाकाम और शर्म की वजह कहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, असली ताकत अभी जागनी बाकी है। उसकी पावर ऐसी है जिसे देखकर सिस्टम तक डर जाता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाए, डार्क फॉरबिडन स्पेल्स। लोग इन्हें अभिशाप मानते हैं, मगर हमारा हीरो इन्हें अवसर समझता है। और तभी वो ठान लेता है कि अब से वो ही दूसरों पर राज करेगा। सीन बदलता है। सुपर पावर एकेडमी। 18 साल का निंग फांग अपने मोबाइल गेम में जबरदस्त बैटल में डूबा हुआ है। तभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। और ये काम किसने किया? एकेडमी की अनटचेबल गॉडेस वोंग यूई ने। सुंदर, अमीर, टैलेंटेड और इस वक्त बेहद गुस्से में। और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अवेकनिंग एग्जाम शुरू होने वाला है और हमारा लड़का है कि गेम में फंसा हुआ है, जैसे उसकी लाइफ गेमिंग पर ही टिकी हो। असल में निंगफांग को फर्क ही नहीं पड़ता। उसे पहले से पता है कि उसकी प्रोफेशन कोई बेकार, लो टियर वाली निकलेगी। जबकि यूई ने 16 साल की उम्र में ही 5 स्टार एडवेंचरर की पावर जागृत कर ली थी। वो सोचता है कि बस यूई के साथ चिपका रहेगा और आराम से लाइफ कट जाएगी। मगर यूई कोई बेवकूफ नहीं है। वो उसकी सोच तुरंत पकड़ लेती है और उसे गला दबाकर समझाने लगती है। सामने खड़े सब लोग हैरान हैं। आखिर एक तरफ है जीनियस क्वीन और दूसरी तरफ स्कूल का सबसे बड़ा लूजर। लेकिन उनका ये अजीब रिश्ता पुराना है, बचपन की दोस्ती है। अब जरा इस वर्ल्ड ब्लू स्टार के बारे में जान लो। यहाँ गेम और रियलिटी दोनों एक हो गए हैं। और जैसे ही कोई 16 साल का होता है, उसे एक मौका मिलता है अपनी पावर जगाने का। अगर सफल हुए तो एडवेंचरर, और अगर फेल हुए तो जिंदगी पूरी बर्बाद। हमारा एमसी इसे बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये उसका तीसरा एग्जाम है। बाकी सब बच्चे अपने अपने ड्रीम प्रोफेशन की बातें कर रहे हैं और ये बस खड़ा है, जल्दी से ये झंझट निपट जाए। आखिरकार उसकी बारी आती है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। इंस्ट्रक्टर चीवी उसे हौसला बढ़ाकर आगे बुलाती है। वो हाथ रखता है अवेकनिंग क्रिस्टल पर। कुछ सेकंड्स बाद नीली रोशनी फैलती है, मतलब उसने मैजिक प्रोफेशन हासिल किया। लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक 1 स्टार एडवेंचरर और ऊपर से कोई बेकार स्किल। टीचर ची को उस पर तरस आता है, मगर बाकी स्टूडेंट्स ठहाके लगाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सब होने के बावजूद हमारा लड़का उदास नहीं है, बल्कि उलझन में है। क्योंकि जैसे ही उसने अवेकन किया, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया और उसे 2 खास एबिलिटीज दे दी। पहली, जिससे वो डार्क पावर बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी, जिससे वो हफ्ते में एक बार कोई फॉरबिडन स्पेल कास्ट कर सकता है। और उसकी बेकार सी स्किल भी अब अपग्रेड होकर कुछ ऐसा बन गई है जो सुनने में ही डरावनी लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि सिस्टम उसे किसी हॉरर गेम के फाइनल बॉस की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। बस उसकी ये दुआ है कि ये सब उसे प्रैक्टिकल टेस्ट में न मरवा दे। टेस्ट सीधा सा है। कैंडिडेट्स को एरिना में भेजा जाता है, जहां वो मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सीखते हैं। एक दूसरे पर हमला करना मना है और हर चीज को ड्रोन से मॉनिटर किया जाता है। बाकी सब तो मैदान में दौड़कर अपने अपने हुनर दिखाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो झाड़ियों में छुपा रहता है। अब देखो, वो कोशिश तो कर सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ वो रहस्यमयी फॉरबिडन मैजिक ही है। और अगर किसी को इसका पता चल गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर मॉनिटरिंग रूम में कैप्टन जो उसे देखता है और पूछता है कि ये लड़का यहां कर ही क्या रहा है। चिवी उसे बचाने की कोशिश करती है, कहती है कि ये देर से अवेकन हुआ, सेहत भी कमजोर है और किस्मत ने भी धोखा दिया। लेकिन जो मानता ही नहीं। उसके लिए तो 1 स्टार एडवेंचरर बेकार है और वो चाहता है कि एमसी को टेस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एमसी का ड्रोन ऑनफ्लाइन हो जाता है और उसी वक्त सिस्टम एरिना में एक जबरदस्त पावर सर्ज डिटेक्ट करता है। चू तुरंत सोचता है कि शायद कोई हाई लेवल मॉन्स्टर आ गया है और जांच के आदेश देता है। इधर जंगल में हालात बिगड़ चुके हैं। एक लड़का गोब्लिन्स की भीड़ में घिर जाता है और उनका चीफ सबको कत्ल करने का हुक्म देता है। वो बाकी बचे ड्रोन भी तोड़ देता है।
अब एमसी को एहसास होता है कि ड्रोन बंद होने की वजह से उसके पास मौका है कि वो पहली बार अपना फॉरबिडन स्पेल आजमा सके। और नतीजे भाई बिल्कुल सिनेमैटिक। जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट करता है, मॉनिटरिंग रूम की सारी स्क्रीन काली हो जाती है, अलार्म बजने लगते हैं और सब अधिकारी घबरा जाते हैं। जो को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई डार्क एंटिटी प्रकट हो गई है और वो फॉरेन रीइंफोर्समेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन का आदेश देता है। लेकिन मैदान में हमारा हीरो बस अपनी जादुई तबाही देख रहा होता है। डार्क एनर्जी उमड़ती है और एक खौफनाक ताकत का रूप ले लेती है जो सामने आने वाली हर चीज को कुचल देती है। गोबलिन्स चकनाचूर हो जाते हैं और उनका चीफ एमसी को ऐसे घूरता है मानो उसने कयामत अपनी आंखों से देख ली हो, और फिर उसका भी वही हश्र होता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। जब वो अपना स्टेटस विंडो खोलकर देखता है तो दंग रह जाता है। उसका लेवल सीधे 10 पर पहुंच चुका है, जबकि अब तक किसी भी कॉम्बैट टेस्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे लगता है ज्यादातर एक्सपी उस एलीट मॉन्स्टर से मिली है, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहा है, आखिर वो एलीट मॉन्स्टर सीक्रेट रियलम में आया ही क्यों था। इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसकी नजर लूट पर पड़ती है। और भाई, इस बार किस्मत मेहरबान है। एक पायनियर एम्ब्लेम जो उसकी एजिलिटी परमानेंटली बढ़ाता है और एक हुक क्लो दोनों चमक रहे हैं, और वो भी ऑरेंज ग्रेड में, यानी बेहद रेयर और महंगे। क्लॉ बेचने से वो अमीर बन सकता था और हमारा लड़का पहले से ही सपनों में नोटों में लोटपोट हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने आने वाले मालामाल भविष्य में खोने वाला था, अचानक एक अनाउंसमेंट होता है और सभी कैंडिडेट्स को वापस बुला लिया जाता है। तभी एक खतरनाक काली ताकत उसे घेर लेती है और चारों तरफ ट्रैप्स प्रकट हो जाते हैं। हमारा हीरो बिना वक्त गंवाए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई उससे सवाल जवाब ना कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। जब सब वापस मिलते हैं तो कप्तान जो तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग शहर लौट जाएं। और सही भी है, चाहे वो सब मिलकर भी लड़ते, तब भी उस अजीब सी शक्ति का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी कुछ और अजीब होता है। वो डार्क एनर्जी अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे मॉन्स्टर्स गुप्त एरिना से बाहर भी नहीं निकल सकते। छिवाई समझ जाती है कि यह मामला उनकी क्षमता से बहुत ऊपर है और तुरंत रिपोर्ट करने का फैसला करती है। हमारा लड़का उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो जल्दी से उसे जाने को कह देती है। रास्ते में आखिरकार हमारे एमसी को वांग यू से कुछ जवाब मिलते हैं। असल में अकादमी इसी रहस्यमयी डार्क पावर की वजह से बंद कर दी गई थी। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अजीब ताकत उस एलिट मॉन्स्टर से आई थी या फिर कोई और बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन यूं उसे देखकर समझती है कि वो सदमे में है और उसे दिलासा देती है कि चूंकि उसकी डिफेंसिव स्पेल्स सोलो फाइटिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कल से वो उसके ग्रुप में ट्रेनिंग करेगा। हमारा लड़का उसकी चिंता की सराहना करता है, लेकिन मना कर देता है। वजह ये नहीं कि वो साथ नहीं चाहता, बल्कि असली दिक्कत ये है कि वो अपना डार्क फॉरबिडन मैजिक किसी को दिखा ही नहीं सकता। वो ही उसकी एकमात्र चाल है। लेकिन यूए का अंदाज ही अलग है। वो सीधा उसे टाइम और लोकेशन बता देती है और चली जाती है, जैसे बात वहीं खत्म हो गई हो। वो आवाज लगाता है, पर तब तक वो जा चुकी होती है। अब बेचारा फंस गया है कि कल ट्रेनिंग से बचने का बहाना कैसे बनाए। जानते हुए कि यूए से बचना किसी एलिट मॉन्स्टर से लड़ने से भी मुश्किल है, वो एक प्लान बनाता है। कामयाब होगा या उल्टा फंस जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। एमसी ट्रेडिंग सेंटर पहुंचता है। उसका सिंपल प्लान है, कुछ नया इक्विपमेंट खरीदकर स्किल दिखाए ताकि यूए को लगे कि वो तैयार है। लेकिन उसे डर है कि कहीं सिस्टम इसे फिर से कोई ओवर पावर वर्ल्ड एंडिंग स्पेल में न बदल दे। वो सामान देख ही रहा होता है कि एक औरत उसके पास आती है और हाई लेवल इक्विपमेंट चेक करने का सुझाव देती है, जो लेवलिंग के लिए परफेक्ट है। लेकिन हमारा लड़का लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया है, उसे बस जल्दी काम चलाऊं आइटम चाहिए। ये सुनते ही औरत का मूड बदल जाता है और उसे किनारे करके एक नए गाइड को बुला लेती है। तभी एंट्री होती है यांग शिन की। वो एमसी को इक्विपमेंट सेक्शन में ले जाती है, जहां कुछ सामान तो ऐसा लगता है जैसे उसे ही निगल जाएगा। काफी तलाश के बाद आखिरकार वो एक रिंग पर फैसला करता है। ये काम पूरा होते ही शिन उसे मास्टर वोंग के पास ले जाती है। वो ही असली बंदा है जो सेलिंग का सारा काम देखता है। एमसी पंजा जांच के लिए सौंप देता है और वोंग उसे अच्छे से चेक करने के बाद तुरंत एक संभावित खरीदार को कॉल करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वोंग बता देता है कि डील पक्की हो गई है। ट्रांजैक्शन फीस काटकर भी हमारे हीरो की जेब में करीब 50,000 क्रिस्टल कॉइन्स आने वाले हैं। थोड़ा बहुत पेपर वर्क निपटाने के बाद एमसी सोचता है कि जब तक यहां है
कुछ और चीजें भी ले लें। उधर वो औरत जिसने पहले एमसी को घास तक नहीं डाली थी, अपनी सहेलियों के साथ गपशप में लगी है। वो बड़े जोश से अपना टाइप बताती है। अमीर, ताकतवर और जाहिर है, दिखने में हैंडसम। लेकिन तभी उसकी नजर एमसी पर पड़ती है, जो आराम से वोंग से बातें कर रहा है। और उसी पल उसे झटका लगता है। जिसे वो नौसिखियां समझ रही थी, उसने तो एक ही डील में उतने पैसे कमा लिए जितना वो महीनों की कमीशन से भी नहीं कमा पाती। उसके चेहरे पर जो पछतावा आता है, वो सच में डिजर्व्ड है। अगली सुबह एमसी अपने नए स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। उसने पिछली रात इन्हें टेस्ट किया था और शुक्र है कि सिस्टम ने इन्हें किसी डार्क तबाही में नहीं बदल दिया। यानी अब वो इन्हें बिना किसी अपोकैलिप्स ट्रिगर किए आराम से इस्तेमाल कर सकता है। मूड अच्छा है तो वो यूए को ग्रीट करता है। यूए उसे अपने गिल्ड मेंबर्स से मिलवाती है। एक मैज, एक साउंड वॉरियर, एक रेजिंग बर्जरकर और एक प्रीस्ट। ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं। साफ दिख रहा है कि मैज, शियाओ चेंग और साउंड वॉरियर एमसी को पसंद नहीं करते, खासकर चुंग, जिसकी नजरें बार बार यूए पर टिक रही हैं। यूए अपने दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है और चुंग उसे दिखावे में एक हाईले पोषण ऑफर करता है। साथ ही डींगे हाँकता है कि ये कितना रेयर और महंगा है। एमसी थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस होता है क्योंकि क्लास एडवांसमेंट पूरी करने में वाकई 30 लेवल्स लगते हैं। यानी यूए सच में खास है। लेकिन यूए बिना सोचे उस गिफ्ट को ठुकरा देती है और चुंग का दिल वहीं टूट जाता है। वो जिद करता है, बार बार पोषण ऑफर करता है, लेकिन यूए को और जरूरी काम है। वो मुड़कर एमसी से बात करने लगती है और चुंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये नौसिखिया यूए का टाइम खा रहा है। गुस्से में चुंग सीधा एमसी को ताना मार देता है। यूए उसे चेतावनी देती है कि अपनी जुबान संभाले, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। हमारे हीरो के दिमाग में भी एक ख्याल आता है, क्या इसे यहीं एक फॉरबिडन स्पेल मार दूं और कहानी खत्म कर दूं? चुंग का ईगो आसमान छू रहा है और प्रीस्ट लड़की, जिसे साफ लग रहा है कि कोई बवाल होने वाला है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन चुंग उसकी भी बेइज्जती कर देता है और फिर से एमसी पर ताना कसता है। इस बार एमसी चुप नहीं रहता। वो चुंग को आड़े हाथों लेते हुए बोलता है कि किसी रैंडम पोषण पर ऐसे अकड़ दिखा रहा है जैसे ये कोई लीजेंडरी आर्टिफैक्ट हो। चुंग का साथी साउंड वॉरियर भी बीच में कूद पड़ता है और एमसी को चैलेंज कर देता है। एमसी बहस में नहीं पड़ता। वो सीधे अपनी जेब से पायनियर एम्बलम निकालता है और बड़ी ही आसानी से यूए को थमा देता है, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। पूरा ग्रुप शॉक में रह जाता है। हमारा हीरो एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये उसे घर पर पड़ा मिला था और उसने हमेशा से यूए को देने का सोचा था। उआ तुरंत उसका इस्तेमाल करती है और उसकी स्टैट्स आसमान छूने लगती हैं। चुंग की अक्ल के पेंच वहीं ढीले हो जाते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं, या शायद मानना ही नहीं चाहता। आखिरकार हर हारे हुए की तरह वो एमसी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। लेकिन अफसोस, हकीकत उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करती। कोई और चारा न होने पर हीरो अपना घमंड निगलकर घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। अब एमसी संतुष्ट होता है और यूए के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में यूए उससे माफी मांगती है, लेकिन हमारा लड़का बात को हल्का करके टाल देता है और उसे सलाह देता है कि वो अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर ध्यान दे, बजाय इसके कि हर वक्त उसके साथ घूमे। असलियत तो ये है कि वो यूए को सच बता ही नहीं सकता कि उसके साथ रहते हुए वो ठीक से लेवल अप नहीं कर पा रहा। तभी यूए उसे एक स्किल बुक थमा देती है और हीरो उसे खुशी खुशी ले लेता है। बाद में जब वो दोनों उस खतरनाक सीक्रेट रियल्म के ग्रेवयार्ड में होते हैं, तो यूए अपने तीरों से जॉम्बी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। हीरो भी उसके साथ है और ऊपर से उसे चीयर अप करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठा रहा होता है। वहां का एक्सपी तो मजाक जैसा है, लेकिन वो यूए को ये नहीं बता सकता कि असल में वो पहले से ही लेवल 10 पर है। इसी बीच यूए का मोबाइल बजता है। उसकी गिल्ड वाले कॉल पर हैं क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर प्रकट होने वाला है। एक प्रीस्ट लड़की यूए से बात करती है और पीछे से चंग भी बकबक करता रहता है। यूए हीरो की तरफ देखती है जैसे कोई भरोसा चाह रही हो, और हीरो सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत देता है। यूए उससे कहती है कि वो सेफ जोन में उसका इंतजार करे और फिर वहां से चली जाती है। अब अकेला रहकर हीरो को असली मौका मिलता है सीधे खतरे में कूदने का। उसने हाल ही में 2 नई स्किल्स सीखी हैं, लेकिन उसकी घटिया स्किल स्लॉट लिमिट की वजह से वो एक बार में सिर्फ 3 ही स्किल इक्विप कर सकता है। और वो शानदार स्किल बुक जो यूए ने दी थी, वो तब तक बेकार है जब तक हीरो लेवल 15 तक न पहुंचे।
दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड में एक आदमी रिपोर्ट करता है कि हाई टॉवर में बिग बॉस प्रकट हो चुका है, जो सीक्रेट रियल्म के भीतर गहराई में छुपा हुआ है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। वो सबको चेतावनी देता है कि सावधान रहें। तभी जोरदार धमाका होता है और नजरों के सामने एक और एडवेंचर टीम दौड़ती दिखती है। और जाहिर है, वो टीम कोई और नहीं बल्कि यूए की ही गिल्ड है। उधर ग्रेवयार्ड के भीतर गहराई में हमारा हीरो पहले ही टॉवर तक पहुंच चुका है, सीधा फॉरबिडन स्पेल्स की मदद से। उसके सामने खड़ा है बिग बॉस, बेहद डरावना। बॉस एक मैजिक अटैक फेंकता है और जबरदस्त विस्फोट होता है, लेकिन हीरो बड़ी आसानी से बच जाता है। जवाब में वो मीटियोर शॉवर एक्टिवेट करता है और आसमान से आग की बरसात बुला लेता है। एक और धमाका होता है और जैसे ही धूल छूटती है, हमारा हीरो मुस्कुराता है। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस बरसाता है, कुछ बेहिसाब किल काउंट के बारे में, पहाड़ जैसी एक्सपी और सबसे बड़ा इनाम। बिग बॉस ढेर हो चुका है। हीरो अब लेवल 30 पर पहुंच गया है, मतलब अब वो अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। वो लूट समेटता है, कुछ पेंडेंट्स, रत्न और सबसे अहम एम्बलम। जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम नया अपडेट देता है। प्रोफेशन चेंज के दौरान वो या तो हिडन नेक्रोमेंसर क्लास अनलॉक कर सकता है या फिर सीक्रेट आर्क मेज प्रोफेशन के लिए प्रीरेक्विजिट टास्क पूरा करने की कोशिश कर सकता है। हीरो जानता है कि हिडन प्रोफेशन कितने दुर्लभ होते हैं और वो ऐसे सड़क से उठाए जाने वाले लूट नहीं होते। यहीं से उसे शक होने लगता है कि शायद ये एम्बलम्स ही असली चाबी हैं। सिर्फ 2 सेकंड गहरी सोच विचार करने के बाद हमारा हीरो फैसला करता है, आर्क मेज ही सही। उधर यूए की गिल्ड अभी भी लड़ाई में व्यस्त है। तभी अचानक एक जादुई हलचल से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। यूं तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है। चंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन यूं उसे याद दिलाता है कि साथियों की जान सबसे ज्यादा मायने रखती है। मजबूरी में चंग भी पीछे हट जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। यूई हमारे हीरो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक मैसेज मिलता है, उसने जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। कब्रिस्तान का काम निपटाने के बाद हमारा एमसी प्रोफेशन बदलने वाले हॉल पहुंचता है। वो इधर उधर देखता है कि कौन उसकी मदद कर सकता है। तभी एक महिला आती है, उसका नाम रजिस्टर करती है और उसे मैच प्रोफेशन चेंज वाले रूम तक गाइड करती है। जाते जाते वो कैप्टन जो से मिलती है, जो उसे कब्रिस्तान की घटना के बारे में अपडेट देता है। पता चलता है कि वहां कुछ या कोई बहुत बड़ा विनाश कर गया था और उसका अनुमानित खतरा स्तर डेमन किंग क्लास या उससे भी ऊपर है। इसीलिए कैप्टन जो लोन शैडो की मदद मांगने आया है। एमसी का पहला टास्क आर्क मेज बनने के बाद है रेडियंट टेम्पल से दिव्य चिन्ह, डिवाइन एम्बलम लाना। अगर इसकी तुलना नेक्रोमेंसर के मिशन से करें, जिसमें उसे किसी कब्र से क्राउन चुराना था, तो ये तो बस एक वार्म अप जैसा है। उसे ये काम 3 दिनों के अंदर पूरा करना है। चूंकि ये बस एक प्री रिक्विजिट है, हमारा हीरो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलते समय एक औरत उसे अलविदा कहती है। अजीब बात यह है कि वो वही महिला नहीं थी जिसने उसे पहले रिसीव किया था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उधर कब्रिस्तान में वही औरत सुलोन कैप्टन जो के साथ मौजूद है, लेकिन वो कोई साधारण जांच अधिकारी नहीं बल्कि लोन शैडो की कप्तान है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स डार्क पावर का इस्तेमाल करते हैं और रहस्यमयी टॉप सीक्रेट मिशन पूरे करते हैं। वो ताज़ा तबाही का मुआयना कर रही है और वहां काली ऊर्जा का आभास करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। नतीजा, जिसने भी ये किया है वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका है। कैप्टन जो को शक है कि यह घटना हाल के दूसरे इलाकों में हो रही अजीब हलचलों से जुड़ी है। लीन इससे पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन वो सुझाव देता है कि और मदद बुलाई जाए और ऊपरी अधिकारियों से राय ली जाए। तभी एक और आदमी थ्योरी पेश करता है कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम हो। सुलोन तुरंत समझ जाती है कि वो इशारे इशारे में कह रहा है कि लोन शैडो वाले भी मॉन्स्टर्स से कम नहीं। वो आदमी अपनी गलती समझकर तुरंत माफी मांगता है, लेकिन असली खतरे की बात सुलोन साफ करती है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, ये तो डेमन किंग से भी ऊपर की चीज है, जो इंसानों की समझ से परे है। वो कहती है कि असली खतरा अंधेरे में छुपा हुआ है और उन्हें उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो फिर से भयानक अंदाज में सामने आए। इसी बीच हमारा हीरो अपने अपार्टमेंट में बैठा अपनी नई अनलॉक की गई स्किल्स की समीक्षा कर रहा है। अब जब वह लेवल 30 पर पहुंच गया है, तो उसे 4 अतिरिक्त स्किल स्लॉट मिलते हैं। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि वो उन किताबों का इस्तेमाल करे जो यूए ने उसे दी थीं और जिन्हें वह अब तक धूल खाने दे रहा था। पहली स्किल अपने आप फॉरबिडन स्पेल के साथ फ्यूज हो जाती है और एक शील्ड स्पेल में बदल जाती है। ये एक पैसिव एबिलिटी है जो तब एक्टिव होती है जब वह डैमेज खाता है और एक लिमिट तक हमलों को एब्जॉर्ब कर लेती है।
इसके बाद वह दूसरी स्किल चेक करता है। यह भी फॉरबिडन स्पेल के साथ जुड़ जाती है और उसकी अर्थ बेस्ड स्पेल्स की पावर को कुछ प्रतिशत तक बढ़ा देती है। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अभी भी काफी नहीं है। तो वह तय करता है कि और स्किल बुक्स खरीदने के लिए ट्रेडिंग सेंटर जाएगा। अगले दिन जैसे ही वह ट्रेडिंग सेंटर पहुंचता है, उसे तुरंत वही औरत घेर लेती है जिसने पहले उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इस बार उसके अंदर अचानक से बहुत ज्यादा उत्साह है मदद करने का। हमारा लड़का सीधे पूछता है, यांग शिन कहाँ है? तो वह औरत बड़ी सहजता से कह देती है कि शिन किसी और क्लाइंट को असिस्ट कर रही है। इसके बजाय वह खुद उसे गाइड करने का ऑफर करती है। हीरो मना कर देता है और कहता है कि वो खुद ही देख लेगा। ये सुनते ही उस औरत का मूड तुरंत बिगड़ जाता है। वह फिर कोशिश करती है, लेकिन तभी शिन आ जाती है। असल में शिन किसी क्लाइंट के साथ नहीं थी, बल्कि खाना खा रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि हीरो आया है, वह तुरंत दौड़ी चली आई। ये देखकर हीरो को हल्का सा गिल्टी फील होता है और वह उसे बाद में खाने पर चलने का ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ वो चिपकू औरत यह सब देख देखकर अंदर ही अंदर फटने वाली होती है। फिर हमारा हीरो 2 स्किल बुक्स वोंग को बेच देता है और मैच स्किल बुक्स मांगता है। वोंग अब और भी ज्यादा शक करने लगता है, क्योंकि जो आइटम्स हीरो अब तक लेकर आया है वो बिल्कुल आम नहीं है। और अब वह तय करता है कि हीरो की बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करेगा। शाम को हीरो और शिन साथ में डिनर करते हैं। जब खाना खत्म होता है, हीरो बिल चुकाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पता चलता है कि शिन पहले ही पैसे दे चुकी है। वह पूछता है क्यों, लेकिन शिन बस मुस्कुराती है और राज छिपा लेती है। हीरो उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन शिन मना कर देती है क्योंकि उसे कहीं और जाना है। असल में उसका गंतव्य अस्पताल है जहां उसके पिता भर्ती हैं। हीरो की वजह से जो कमीशन उसे मिला, उसी से वह 1 महीने का इलाज करवा सकती है, लेकिन जिंदगी की और ही प्लानिंग है। अस्पताल जाते वक्त अचानक से मुसीबत आ जाती है। सेफ जोन के अंदर ही राक्षस प्रकट हो जाते हैं। शीन टैक्सी से उतरती है और हैरानी से उन्हें देखती है। वह एक 1 स्टार मैच है और अपनी पूरी कोशिश करती है उनसे लड़ने की, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी कोशिश काफी नहीं होती। वह जैसे तैसे टिकने की कोशिश करती है, तभी एक राक्षस उस पर झपटता है और उसे अपना शिकार बनाने ही वाला होता है। तभी एक तलवार हवा चीरती हुई आती है और उस राक्षस को पल भर में काट देती है। यह और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जो है। वह बस एक नजर हालात पर डालता है और तुरंत समझ जाता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सीक्रेट रियल्म अब हकीकत से मर्ज हो रहा है और यह राक्षस 1 स्टार लीग के बस के नहीं है। उसके दिमाग में अचानक पहले हुई बातचीत याद आती है। शहर में छुपा हुआ वो खतरनाक दैत्य जो तबाही मचा रहा था। लेकिन सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि तभी उस पर एक हमला होता है। वो किसी तरह बच निकलता है और देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसके अंदर इतनी अकड़ भरी हुई है कि उसे देख कोई भी उसे खुद को खलनायक कहने वाला समझे। जू सोचता है कि शायद ये कोई म्यूटेंट है, लेकिन वो आदमी इस पर बुरा मान जाता है। वह जोर देकर कहता है कि वह तो अंधकार का चुना हुआ है। जो को समझ नहीं आता कि ये बंदा किस फैंटेसी नॉवल से बाहर निकला है, लेकिन बहस का टाइम नहीं है। वो हमला करता है, मगर सामने वाला इतनी ताकत से पलटवार करता है कि जो हवा में उछलकर गिरता है। वो खुद को डार्क लॉर्ड बताने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि अब ये शहर उसका है। इसके बाद फिर से हमला करता है। चू किसी तरह संभलने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा धक्का खाकर गिर जाता है। जब तक वो उठने की कोशिश करता है, सामने वाला अपनी महानता के किस्से सुनाने में लगा होता है। लेकिन तभी उसकी छाती पर लटकते हुए लटकन पेंडेंट से एक डरावनी आवाज गूंजती है। वो आवाज उसे तुरंत उसकी औकात याद दिलाती है कि ये ताकत उसकी खुद की नहीं है, बल्कि उसे दी गई है। और अगर उसे खुद को साबित करना है तो पूरे शहर के हर इंसान की बलि देनी होगी। आदमी बिना सोचे समझे आदेश मानने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हमारा हीरो एक पब्लिक रेस्ट रूम से आराम से बाहर निकलता है और सामने पूरा शहर तबाही में डूबा दिखता है। लाशें, बर्बादी, दानव, सब और अफरा तफरी। तभी एक राक्षस उसे देख लेता है और सोचा कि अच्छा शिकार मिल गया, लेकिन वह हवा में झपटने ही वाला होता है कि हमारे हीरो का धरती जादू उसे भेद डालता है। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात कैप्टन जो से होती है, जिसे डार्क पावर वाला आदमी पीट पीट कर अधमरा कर देता है और उसके हाथ में पकड़ रखा है। वह तुरंत हमारे हीरो पर झपटता है और अपने विशाल पंजे से वार करता है, मगर हीरो उसे आराम से रोक लेता है। तभी उस पेंडेंट की डरावनी आवाज उसे नोटिस करती है। उसे एहसास होता है कि हमारे लड़के की शक्ति सचमुच खतरनाक है, उसके नकली चुने हुए की तरह नहीं। हीरो कुछ पल सोचता है कि क्या उसे निषिद्ध जादू फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर फैसला लेता है और उस पंजे को चकनाचूर कर देता है। अब वो आदमी घबरा जाता है और अपने मालिक से मदद की गुहार लगाता है, मगर अंधकार की वो सत्ता मान लेती है कि अब इसकी कोई कीमत नहीं है।
वो सारे राक्षसों को वापस बुला लेती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब उसके पास बचने का कोई सहारा नहीं है। असल में ये म्यूटेंट लोग खास होते हैं। अवेकनिंग के वक्त अगर किस्मत चमक जाए तो उन्हें अंधकार से जुड़ा कोई छिपा हिडन प्रोफेशन मिल जाता है। इससे वे आम लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मगर अंधकार की सुरक्षा के बिना वे बेमौत मर जाते हैं। हमारा हीरो इस तरह एक ऐसे अभागे को खत्म करने के बाद ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। उसकी लाश से सामान उठाता है और घर निकल जाता है। उधर एक लड़की जाकर सुलान को रिपोर्ट देती है कि राक्षस वापस लौट गए हैं और गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रियल्म का द्वार अचानक गायब हो गया है। लान गहरी सोच में पड़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अजीब घटनाएं घट रही हैं, जो अचानक सामने आ जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं। लड़की बताती है कि ज्यादातर इलाके अब काबू में हैं, लेकिन दक्षिणी हिस्से को काफी गंभीर चोट पहुंची है और उनकी टीम की स्थिति रहस्यमयी ढंग से गायब है। लोन तय करती है कि वह खुद जाकर हालात देखेगी और दक्षिण की ओर निकल पड़ती है, जो कैप्टन जो का इलाका है। दक्षिण में तथाकथित चुना हुआ योद्धा अब एक मूर्ति बन चुका है। उसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे निशाना साध कर छलनी कर दिया हो। तभी एक आदमी ड्वान वहां पहुंचता है और देखता है कि कीमती सामान पहले ही लूटा जा चुका है। तभी लान प्रकट होती है और ड्वान अपना परिचय देता है कि वह एक ऐसी संगठन का सदस्य है जो पूरी तरह छुपकर लड़ने वालों से बनी है। लान उनकी प्रतिष्ठा से भली भांति वाकिफ है। ड्वान बिना समय गंवाए बताता है कि सामने पड़ी लाश दरअसल उनके ही एक आदमी की थी, जिसने विश्वासघात किया था। वही था जिसने गुप्त लोक सीक्रेट रियल्म को हकीकत में घुसने में मदद की थी, जिससे एक राक्षसी घात लगाकर उनके पूरे शिविर का सफाया हो गया। खैर, कुछ भाग्यशाली किसी तरह जिंदा बच निकले, मगर उसे किसने मारा यह अब भी रहस्य बना हुआ है। लान को भीतर से लग रहा था कि कुछ गलत है। कैप्टन जो के पास तीसरे रूपांतरण जितनी शक्ति थी, फिर भी उसकी पूरी फौज एक दुखद युद्ध कथा बन चुकी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, कोई इतना ताकतवर है कि न केवल दुश्मन को खत्म कर सके बल्कि गुप्त लोक के आक्रमण को भी रोक सके। इससे पहले कि लान इस पर और सोचे, ड्वान वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कोई अहम चीज ढूंढनी है। उधर नायक एमसी अपने अपार्टमेंट में बेहतरीन मूड में है। वह अपनी नई मिली लूट को देखता है। एक उच्च गुणवत्ता का परिधान, नारंगी ग्रेड की कवच और एक रहस्यमय लॉकेट जिसके गुण अब तक अज्ञात हैं। वह बस यही आशा करता है कि यह किसी प्राचीन देवता से जुड़ा न हो, या इससे भी बुरा कोई और झंझट न निकले। लेकिन उसे पता नहीं, उस लॉकेट के अंदर से एक खौफनाक परछाई उसे देख रही है। वही भयानक अस्तित्व जो पहले दिखा था, अब एक क्रिस्टल बॉल में नजर आता है। ये किसी तरह उस लॉकेट से जुड़ा हुआ है और उसे नायक पर नजर रखने देता है। मगर जैसे ही नायक मजाका में प्राचीन देवता का जिक्र करता है, वह अस्तित्व बुरी तरह घबरा जाता है। तुरंत घबराहट में वह आदेश देता है कि सारी संचार व्यवस्था काट दो और अपनी जगह छुपा लो, क्योंकि अगर मामला सचमुच प्राचीन देवताओं से जुड़ा है तो उनकी जान पर बन सकती है। इधर अस्पताल में कैप्टन जो पूरे शरीर पर पट्टियों में लिपटा हुआ है, टूटी टांग के साथ एक मम्मी जैसा दिख रहा है। वह याद करता है कि वहां क्या हुआ था और कैसे उनकी तयशुदा मौत को एक युवा योद्धा ने टाल दिया। वह अचानक वहां आ गया और दुश्मनों को ऐसे डरा दिया जैसे अंधेरे में रहने वाले तिलचट्टे अचानक उजाले में भाग जाते हैं। अब आते हैं उस रहस्यमयी शख्स पर। सीन चेक किया गया लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला, बस हल्के फुल्के मैजिक के निशान। कप्तान जो उम्मीद करता है कि ये अनजाना इंसान उनकी साइड ज्वाइन करेगा, लेकिन तभी एक बंदा बोल उठता है, शायद ये कोई म्यूटेंट है, जो तुरंत उसकी बात काट देता है। भाई, इतना ओवरथिंक मत कर। इधर हमारा लड़का पहुंचता है रेडियंट टेम्पल में। उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि परछाइयों में द्वान छुपा हुआ है और उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कोई ओवर क्यूरियस स्टॉकर। कुछ दिन पहले की बात है। द्वान ट्रेडिंग सेंटर में वोंग से मिलने आया था। मकसद, चौथे ट्रांसफॉर्मेशन फाइटर का सेट खरीदना। बातचीत के बीच वही औरत जिसे हमारा हीरो पहले रिजेक्ट कर चुका है, अब द्वान को ऐसे देखती है जैसे ये उसका बैकअप रिटायरमेंट प्लान हो। वोंग कैजुअली बताता है कि उनके एक रेगुलर कस्टमर ने वही सेट खरीदा है और वो कोई और नहीं, हमारा एमसी ही है। अब द्वान का दिमाग घनघना जाता है। वो हीरो से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन किस्मत देखो, उस दिन एमसी आने वाला ही नहीं था। वोंग जब आउटफिट का डिटेल बताता है, बस एक सिंपल सा 2 पीस टॉप और पैंट, तो द्वान के अंदर का अलार्म बज उठता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस सेट का रिश्ता उसके मास्टर से है। वो वोंग को पैसे ऑफर करता है ताकि हीरो का पता मिल जाए, लेकिन
वोंग कोई बच्चा नहीं है। उसे शक होता है ये बंदा अचानक यहाँ आ गया ठीक तब जब एमसी ने इस आउटफिट को बेचने की बात की थी। क्या ये सब सेटअप है या सिर्फ अजीब इत्तेफाक? खैर, वोंग इतना स्मार्ट है कि तुरंत सब कुछ नहीं उगलता। वो बहाना मारकर टाइम पास करता है ताकि पहले एमसी को कॉल कर सके। जैसे ही द्वान निकलता है, वोंग का शक और बढ़ जाता है। वो उस नाक घुस औरत से अपनी चिंता शेयर करता है और वहीं से एक बड़ा खुलासा होता है। हमारे एमसी के पेरेंट्स बस औसत से 2 स्टार प्रोफेशनल थे जो एक हादसे में गायब हो गए, उसे अकेला छोड़कर। बाद में एमसी ने स्कूल ज्वाइन किया और 18 की उम्र में एक 1 स्टार प्रोफेशन जागृत किया। अब दिक्कत ये है, ऐसे बैकग्राउंड वाला लड़का आखिर ये हाई क्वालिटी आइटम्स ला कहां से रहा है? ना तो यूई की गिल्ड उसकी मदद करती है। तो फिर 2 ही चॉइसेस बचती हैं, या तो उसने चोरी की है या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ फंस चुका है जो उसकी लीग से बहुत बहुत ऊपर है। कट टू रेडिएंट टेम्पल। द्वान अपनी जासूसी मिशन जारी रखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लड़का जो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म से निकला भी नहीं लगता, कैसे उस सीक्रेट रियलम की इन्वेजन को रिपेल कर पाया, जबकि उसका खुद का मास्टर एक टॉप टियर पावर हाउस उस बॉस के सामने हार चुका था। खैर, द्वान कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। उधर हमारा हीरो देखता है कि दूसरे फाइटर्स मॉन्स्टर्स से जूझ रहे हैं। वो अपना गियर बदलना शुरू करता है। द्वान अपनी सांस रोक लेता है। अब आएगा धमाका, शायद चमकदार आर्मर, शायद कोई डिस्ट्रक्शन का ऑरा। लेकिन ट्विस्ट यही है, हमारा हीरो बदलने के बाद भी दिखता कैसा है? बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा। द्वान को शक है कि एमसी उसे छकाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वह समझदारी से खेलना चाहता है। पास पास पीछा करना अब संभव नहीं है, इसलिए वह एक स्किल का इस्तेमाल कर हमारे लड़के का लोकेशन मार्क कर देता है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। जैसे ही हमारा हीरो मंदिर में प्रवेश करता है, किसी ने उसे स्वागत में हमला कर दिया, लेकिन अचानक एक बैरियर सामने चमकता है और हमला आसानी से रोक देता है। एमसी बस स्तब्ध रह जाता है। और अगर यह अजीब नहीं था, तो आसपास के सारे मॉन्स्टर्स सिर्फ एमसी को देखते ही डर के मारे भाग खड़े होते हैं। फिर हमारा लड़का एक विशालकाय आदमी के पास आता है जो पूरी तरह फ्रीज है और पसीने से तरबतर है। जल्दी से टास्क गाइड चेक करने पर पता चलता है कि यह आदमी इतना अहम नहीं है, इसलिए वह बस उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अंदर और गहरे जाते हुए वह एक छिपे हुए चैम्बर में पहुंचता है जहां एक 6 पंखों वाला एंजेल खड़ा है। जैसे ही एंजेल उसे देखता है, वह सबसे अप्रत्याशित काम करता है, भागने लगता है। हमारा हीरो हैरान है। उसे उम्मीद थी एक भव्य लड़ाई की, लेकिन एंजेल, जो टेम्पल बॉस होना चाहिए था, भागने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश एंजेल के जाने की कोई जगह नहीं है। एमसी तय करता है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। वह टावर पर एक तूफान बुलाता है। एक पल बाद बिजली गिरती है और एंजेल को घेर लेती है। टेम्पल ढह जाता है और ड्वान सिर्फ हैरान रह जाता है। हमारा हीरो भी जश्न नहीं मना रहा है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद उसका रैंक नहीं बढ़ा, क्योंकि उसने पहली ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पूरी नहीं की है और सारे एक्सपी बिल्कुल बेकार हैं। असली जीत सिर्फ वही डिवाइन एम्बलम है जो उसने बॉस को हराने के बाद पाया, और टास्क अब आधिकारिक तौर पर पूरा हो चुका है। अब कोई और फायदा नहीं होने की वजह से वह निकलने का निर्णय लेता है। कम से कम यही योजना थी, जब तक ड्वान पागलों की तरह उस पर टूट कर नहीं आता। हमारा हीरो डर जाता है। आखिरी चीज जो वह अभी चाहता है वह है कोई उसके डार्क पावर के बारे में जान जाए। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को प्रोसेस कर पाता, ड्वान उसे एक अजीब मिश्रण वाले आदर और चिंता भरे नजर से देखता है। एमसी को सब कुछ का मास्टर मानते हुए ड्वान खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे बात शुरू कर पाएं, एक सायरन बजता है। हमारा लड़का एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकालता है, क्योंकि पहले वहां से निकलना ही सही है और बाद में बात करना। जैसे ही वे शांत जगह पर उतरते हैं, ड्वान आखिरकार सब कुछ खोल देता है। उसके मास्टर ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी एक इन्वेडिंग रियल्म को सील करने के लिए, लेकिन एक धोखेबाज बच निकलता है, और वह धोखेबाज वर्षों से मानवों को बलि के रूप में इस्तेमाल कर सील तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ड्वान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक खाली हाथ ही रहा। ड्वान अपनी बातें जारी रखता है, लेकिन हमारा हीरो अपने खुद के विचारों में खोया हुआ है, और यह सोचने की वजह ट्रैजिक धोखा नहीं है। नहीं, वह अपनी कम लेवल की चिंता में है। अगर वह जल्द ही रैंक अप नहीं करता, तो उसके छिपे हुए डार्क पावर्स सामने आ सकते हैं, और यह एक अलग ही परेशानी होगी। एमसी की गंभीर अभिव्यक्ति ड्वान को डराती है, और वह सोचता है कि अब उसे सजा मिलने वाली है। हालात को शांत करने के लिए ड्वान धन्यवाद कहता है और कभी भी मदद देने का प्रस्ताव रखता है। हमारा लड़का उसमें कुछ पोटेंशियल देखता है, लेकिन पहले चीजें पहले। वह स्पष्ट कर देता है कि ड्वान को आज की घटनाओं के बारे में चुप रहना होगा।
ड्वान को यह आश्चर्यजनक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एमसी का डार्क मैजिक कोई समस्या नहीं है। आखिरकार इसने शहर को बचाया है और अब उसके पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं है। इसलिए वह एमसी का फॉलो करने का निर्णय लेता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे लड़के का फोन बज उठता है। कॉल उसी की है। बस एक बात करनी है कहकर फोन काट देती है। असल में वो इस वक्त सुलोन के साथ है और उसे अपडेट दे रही है कि हमारा हीरो वापस आ चुका है। अब यहाँ लॉन ने अपनी खुदाई शुरू कर दी है और उसे पता चल गया है कि हमारा लड़का अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच चुका है। वो हमारे हीरो के अच्छे स्वभाव की गवाही देने की कोशिश करती है, लेकिन लान तो सीधी सीधी जवाब चाहती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। इधर पहले हुई मीटिंग में लान ने चिन्यू सिटी की तबाही का मुद्दा उठाया था और शक जताया कि ये शायद म्यूटेंट्स का काम हो सकता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी ताना मार देता है, ये मुद्दा तुम उठा रही हो, जबकि तुम खुद एक म्यूटेंट हो। सबको पता है कि डार्क पावर मुफ्त में नहीं आती। कभी लाइफ कम होती है, कभी दिमाग खराब, और अगर किस्मत बहुत खराब हो तो सीधे किसी खौफनाक दानव में बदल सकते हो। उसके हिसाब से डेमन किंग लेवल का कोई म्यूटेंट अस्तित्व में है ही नहीं। कोई दूसरा बंदा भी मजाक उड़ाते हुए बोल देता है कि ये सब फिक्शन की बातें हैं। लेकिन लान वहां मजाक के लिए नहीं आई, बस उन्हें पॉसिबिलिटी दिखा रही है। मानो या मत मानो, उसका काम बस बता देना है। वो आदमी और आगे बढ़कर मजाक करता है और कहता है, अगर तुम सही निकली तो मैं अपना सिर ही काट दूंगा। फिर बुजुर्ग उस सिटी इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान दिलाते हैं जो पहले से चल रहा है। हालांकि ऊपर बैठे लोगों ने लोन शैडो की एक्स्ट्रा सपोर्ट वाली रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। लान इसे भरोसे की कमी मानती है, लेकिन बुजुर्ग समझाते हैं कि थोड़ा सब्र करो। तभी एक छोटी लड़की दौड़ते हुए आती है और रिपोर्ट देती है कि रेडियंट टेम्पल पर हमला हुआ है, लेकिन शुक्र है कोई मरा नहीं। इधर ची तुरंत सब जोड़ घटाकर समझ जाता है कि एमसी का लेवलिंग स्पॉट रेडियंट टेम्पल ही था। अब कहानी पहुंचती है लॉन्गबो सिटी में। वहां पूरा शहर लॉकडाउन है और उसके चारों तरफ एक अभेद्य बैरियर खड़ा है। अंदर लोग पागलों की तरह परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है। भीड़ में दवान और हमारा हीरो दोनों खड़े हैं, उतने ही कंफ्यूज जितने और लोग। नाइट सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, ये शहर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उनकी बात उतनी दमदार नहीं लगती। तभी हमारे लड़के के दिमाग में लाइट बल्ब जलता है। असल में उसने थोड़ी देर पहले जो हल्का सा हंगामा किया था वो जरा ज्यादा तेज हो गया। इतना तेज कि पूरे शहर की हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी अलर्ट ट्रिगर हो गया। अब उसके पास बस इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं ताकि हालात शांत हो जाएं और वो नॉर्मल की तरह घर लौट सके। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं। बैरियर के बाहर राक्षसों का झुंड जमा है और इंसानों को घूर रहा है, और अचानक वो तथाकथित अभेद्य बैरियर धड़ाम से टूट जाता है। मॉन्स्टर्स झुंड में अंदर घुस पड़ते हैं और पलक झपकते ही शहर में हाहाकार मच जाता है। लोग चीखते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और जान बचाने के लिए भागते हैं। दवान तुरंत एमसी को अपडेट करता है कि कल रात भी एक और शहर पर ऐसा ही हमला हुआ था, और फिर मुड़कर एमसी से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो तो सोच रहा है कि दवान के पास पहले से सब प्लान होगा और बस औपचारिकता निभा रहा है, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। दवान मान बैठता है कि ये सब एमसी का टेस्ट है, वो बस उसे परख रहा है कि उसकी क्षमता कितनी है। तो बिना ज्यादा बातें किए वो आगे बढ़ता है। इधर हमारा लड़का, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। इतनी भीड़, इतना ध्यान, बेहतर है सब ड्वान पर छोड़ दो। गार्ड्स बेचारे कोशिश तो करते हैं लड़ने की, लेकिन पास भी नहीं पहुंच पाते और एक एक करके चीर दिए जाते हैं। मॉन्स्टर लीडर ये सब देखकर गुस्से से पागल, अगर यही है इंसानियत की ताकत तो इन्हें कुचल ही दूं। उसका अटैक गिरने ही वाला होता है कि धड़ाम, बीच में आ जाता है ड्वान। ना शहर की फिक्र, ना किसी की जान की परवाह, बस अपने मास्टर को इम्प्रेस करने का जुनून। हमारा एमसी वहीं खड़ा सोच रहा, भाई ये हर बार मास्टर मास्टर बोलकर मुझे क्रिंज क्यों करा देता है। खैर, मॉन्स्टर लीडर खुश था कि आखिर कोई टक्कर का मिला, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक मूव और चाक, लीडर कटकर खत्म। भीड़ शॉक में, किसी ने नहीं सोचा था ड्वान इतना पावरफुल है। असल में ड्वान लेवल 130 से ऊपर है, सीक्रेट वॉरियर और हाई स्टार हिडन प्रोफेशन वाला। एमसी भी मानता है कि बंदा सच में कुछ तो है। अब वो उसकी ताकत की तारीफ कर रहा है या सोच रहा है, ये पागल मेरे अधीन कैसे आ गया, पता नहीं। लीडर मरते ही डार्क लॉर्ड भाग खड़ा होता है। ड्वान तुरंत मुड़कर मास्टर से पूछता है अब क्या करना है, लेकिन हमारा हीरो, उसको तो पहले से ही मजा आ चुका है, इसलिए कहता है बस अब घर चल। ड्वान लूट उठाकर लाता है। एक ऑनरेंज आइटम ड्रॉप हुआ है। एमसी स्किल बुक रख लेता है यूए के लिए और शील्ड बेचने का सोचता है कैश के लिए। तभी एंट्री होती है एक प्रीस्ट और घायल नाइट की। वो दोनों आकर धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन असली शख्सियत आता है काइडोंग मिंग,
लॉन्गबो सिटी का मेयर। जैसे ही वो एमसी और डवान को देखता है, तुरंत समझ जाता है ये लोग यहाँ के नहीं। एमसी झट से बहाना मारता है, हम बस काम से आए थे लेकिन इस गड़बड़ में फंस गए। बदकिस्मती से डोंगमिंग गलत समझ लेता है कि एमसी उस पर ही दोष डाल रहा है। बेचारा मेयर झुककर माफी मांगता है। अब मजेदार बात, एमसी जानता है कि असली कसूरवार वही है, फिर भी बड़े दिल वाले बनकर कहता है नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। इंप्रेस होकर डोंगमिंग देता है उन्हें एक फ्लाइट स्क्रॉल। इतनी कीमती चीज देखकर एमसी को एक्साइटमेंट छिपानी पड़ती है। फिर वो उन्हें शहर में रुकने का न्योता देता है, कहता है कि डिफेंस फोर्स कम है और हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन हमारा एमसी मना कर देता है, भाई मुझे प्रोफेशन चेंज मिशन करना है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है और ये चांस मिस नहीं करूंगा। डोंगमिंग आखिरी गिफ्ट देता है, एक ब्लैक कार्ड। एमसी तुरंत पहचान जाता है ये किसी खतरनाक और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। वो आभार के साथ स्वीकार करता है और फिर सब अच्छे मूड में विदा होते हैं। एमसी और डवान अपनी राह पकड़ लेते हैं। शिन्यू सिटी में यू की गिल्ड के मेंबर्स प्रोफेशन चेंजिंग हॉल के बाहर खड़े हैं, युआ और चुंग के वापस आने का इंतजार करते हुए। तभी जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, हमारा बॉय और डवान ऊपर आसमान से उड़ते हुए उनके ठीक ऊपर से निकल जाते हैं। युआ तुरंत हमारे हीरो की मौजूदगी महसूस करती है, लेकिन चुंग हंस पड़ता है। उसे लगता है कि एमसी इतना अमीर नहीं कि कोई फ्लाइट स्क्रॉल खरीद सके। लेकिन उसकी यह कॉमेडी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि युवा उसे एक ठंडी नजर से चुप करवा देती है। चुंग को समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या है उस लड़के में जो उसमें नहीं। कोई फ्लाइट स्क्रॉल, स्टाइलिश कपड़े या कोई गुप्त खजाना। रहस्य बरकरार रहता है। तभी प्रीस्ट लड़की माहौल बदलने के लिए बात को दूसरी तरफ मोड़ती है, उनके सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। चुंग बताता है कि उसे ए रैंक मिली है। चेहरा उतरा हुआ है, पर उसके साथ ही साउंड वॉरियर और रेजिंग बर्सरकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और उसकी ईगो को सहलाते हैं। अब सबकी नजरें युवा पर जाती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। उसकी खामोशी सबको परेशान कर देती है। प्रीस्ट लड़की प्यार से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। चुंग अपने छोटे से दिमाग से तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि युवा को शायद लो रैंक मिली है, इसलिए वो शर्म से कुछ नहीं बोल रही। वो उसे दिलासा देने लगता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तभी युवा, जो अब तक उसकी बेवकूफी झेल रही थी, तू अपने लेवल की चिंता कर चुंग, क्योंकि जब तू ए पर अटका है, मैं एस लेवल पर हूं। बस ये सुनते ही पूरा ग्रुप सन्न हो जाता है। चुंग, जो कुछ देर पहले अपने ए रैंक पर इतराता फिर रहा था, अब गूंगा हो जाता है। और सबसे मजेदार बात, युवा ने पहले ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसका मिशन पूरा करते वक्त उसे एक हिडन प्रोफेशन मिला, इतना रेयर कि उसने खुद कभी इसके बारे में नहीं सुना था। चुंग का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि प्रोफेशन तो हमेशा अवेकनिंग पर तय होता है, फिर ये मिड रैंक में कैसे बदल गया। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। जब युवा प्रोफेशन चेंजिंग रूम में थी, उसे हमारे बॉय ने एक पायोनियर एम्बलम दिया था, जो देखने में तो बस एक सिंपल गिफ्ट लगता था। लेकिन जैसे ही उसने उसे इस्तेमाल किया, उसका प्रोफेशन स्विफ्ट आर्चर से बदलकर शैडो ऑफ द वैनगार्ड बन गया। पहले तो वो कंफ्यूज हो गई, फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई, और आखिर में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा हीरो पहले से जानता था कि ऐसा होने वाला है। ज्यादा सोच विचार किए बिना उसने बस इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। अब वो पूरी कहानी अपनी टीम को सुना रही है। चुंग को यकीन नहीं होता और वो शक करने लगता है। युवा को उसकी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। बाकी सब भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि चुंग अंदर ही अंदर जलता रहता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो उस एम्बलम की सच्चाई जरूर पता करेगा। उधर प्रोफेशन चेंजिंग रूम के अंदर हमारा एमसी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस ले रहा है। वो अपना नया डिवाइन एम्बलम एक्टिवेट करता है और बस देखते ही देखते उसके सारे स्टैट्स आसमान छू लेते हैं। नई स्किल्स अनलॉक होती हैं और अब वो फॉरबिडन स्पेल्स को भी सटीक कंट्रोल के साथ इस्तेमाल कर सकता है। बाहर डवान पहरा दे रहा है, साइलेंट और सतर्क। इसी बीच सुलान वहां से गुजरती है और उसे देख लेती है। वो पहले से ही जानती थी कि डवान कितना जबरदस्त ताकतवर है, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा दिलचस्पी तब हुई जब उसने स्टाफ से सुना कि डवान सिर्फ ताकतवर ही नहीं, वो तो हमारे बॉय की परछाई जैसा है। हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और उसे अजीब सा सम्मान देता है। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने अपने ईयरपीस के जरिए चीवी को अपडेट किया। चीवी को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से कहा कि लैन चिंता मत कर, हमारा हीरो हमारी साइड में है। फिर लैन ने ठान लिया कि अब तो वो खुद ही जाकर उससे बात करेगी, सीधे सोर्स से जवाब चाहिए। डवान साइड में हट गया। चीवी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आ गई। उसे पता था कि हमारा लड़का अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर चुका है।
हीरो थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर सोचकर बोल ही दिया, हाँ सही है। आखिर उसने हमेशा उसका साथ दिया है, तो छिपाने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन चीवी का ध्यान अब एक बड़ी प्रॉब्लम पर गया, डार्कनेस की ताकत। कई लोग धीरे धीरे म्यूटेट हो रहे थे और वो चाहती थी कि हमारा लड़का उनमें से एक ना हो। हीरो ने हंसते हुए कहा कि उसे ऐसी किसी म्यूटेंट क्लब में दिलचस्पी नहीं है। वो लोग तो हमेशा अधिकारियों की नजर में रहते हैं, मैं इतना ध्यान नहीं चाहता। चीवी को मगर भरोसा नहीं हुआ। उसने एक क्रिस्टल निकाला और बोली, ये डार्कनेस डिटेक्ट करने वाला स्टोन है, इसमें बस अपनी ताकत डालो। हीरो ने थोड़ी देर झिझक दिखाई, वो नोटिस भी कर लेती है, लेकिन आखिर में उसने पावर डाल ही दी। और जैसे ही उसकी ताकत अंदर गई, क्रिस्टल धड़ाम से फट गया। दोनों बस उसे देखे रह गए, टुकड़ों में बिखरा हुआ पत्थर। लैन के हिसाब से ये क्रिस्टल करप्शन मापने के लिए होता है। थोड़ा कांपना मतलब हल्की गड़बड़ी, ज्यादा हिलना मतलब सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन फटना, उसका मतलब क्या है, ये लैन ने सुविधा से बताना भूल गई थी। हीरो ने चीवी से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बात सुनकर चीवी का दिल थोड़ा पिघल गया। उसे उसके बीते दर्दनाक अतीत की याद आ गई, पर फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। उसे रिपोर्ट करनी ही थी, चाहे जितना बुरा क्यों न लगे। हीरो समझ गया था, लेकिन अंदर से परेशान भी था। अगर हालात बिगड़े तो उसने पहले ही सोच लिया था, बस अब चिन्यू सिटी छोड़ दूंगा। जाते जाते चीवी ने उसे एक स्किल बुक दी, उसके अवेकनिंग के लिए गिफ्ट के तौर पर। हीरो ने भी मुस्कुराकर उसे सेकंड विंग दिया। तेरे भरोसे का शुक्रिया, कहकर चला गया। चीवी वहीं खड़ी रह गई, उसके पास बस वो तोहफा रह गया। बाद में वो एडवेंचर ऑफिस पहुंची और सब कुछ लैन को रिपोर्ट किया। वो डर रही थी कि अब अधिकारी हमारे हीरो को खतरा समझेंगे, लेकिन लैन ने कहा, जब वो हमारी समझ से परे जा चुका है तो उससे पंगा लेना बेवकूफ़ी होगी। बातचीत करो, टकराव नहीं। उसने आदेश दिया, उससे जुड़ी सारी जांच रोक दो और सारी फाइलें सील कर दो। कि भी उसी बात से सहमत थी। इसके बाद लैन ने फोकस ड्वान पर शिफ्ट कर दिया। वहीं हमारा हीरो अपने अपार्टमेंट लौटा, ड्वान के साथ, लेकिन चेहरे पर संतोष नहीं था। ड्वान ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। हीरो ने बताया कि चीवी का मैसेज आया था, अथॉरिटीज ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दिया है, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही डर था, आगे क्या होगा अगली लेवल अप पर। हर बार जब वो किसी सीक्रेट रियल्म को तबाह करता है तो पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। ड्वान, जो अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि हमारा हीरो इंसानों की सोच से कहीं आगे काम करता है, एक नया सुझाव देता है, ट्रेनिंग करनी चाहिए अनरजिस्टर्ड एरियाज में। कुछ जगहें तो इसलिए ऑफ ग्रिड हैं क्योंकि सरकार के पास उन्हें मैनेज करने के रिसोर्स नहीं हैं, और कुछ जगहों पर बुराई की ताकतों ने कब्जा कर रखा है। ड्वान के पास पहले से 2 ऐसे लोकेशन हैं और जरूरत पड़ी तो और भी ढूंढ सकता है। हमारा लड़का उसे ये काम सौंप देता है और खुद तय करता है कि कल ट्रेडिंग सेंटर जाएगा, अपने लूटे हुए सामान को बेचने, थोड़ा रिलैक्स करने और कुछ वक्त के लिए नॉर्मल इंसान बनने के लिए। उसके बाद ड्वान एक होटल में रुक जाता है, सोचता है कि अगले दिन रेंटल घर देखेगा, लेकिन उसकी नींद पूरी भी नहीं होती कि शहर का मेयर जंगजी वहां आ धमकता है। वो पूछता है कि ड्वान शहर में रहने का इरादा रखता है क्या। जब ड्वान हाँ कहता है तो जंगजी फौरन उसे एक हाई प्रिविलेज सिटी कार्ड देता है और साथ में अतिरिक्त मदद की पेशकश भी करता है। ड्वान कार्ड को देखता है, लेकिन जंगजी अंदर ही अंदर घबराया हुआ है, क्योंकि इससे पहले ड्वान ने कई शहरों के ऑफर ठुकरा दिए थे। उसे ये नहीं पता कि ड्वान का ये फैसला शहर की वजह से नहीं, बल्कि हमारे एमसी की वजह से है। दूसरी तरफ जंगजी इस बात से पूरी तरह बेखबर है और खुद पर गर्व कर रहा है कि उसने शहर की सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा एसेट हासिल कर लिया। उधर हमारा हीरो तो गेम में ऐसा डूबा हुआ है कि उसे वक्त का ही पता नहीं चला। जब वो थोड़ा ब्रेक लेता है तो देखता है कि क्लास ग्रुप चैट अब भी फट रही है। सब अपने पावर लेवल्स, एबिलिटीज इवॉल्व करने और सबसे डरावनी चीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसमें अब तो कम से कम एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। विडंबना यह है कि कभी वो खुद इन सब चीजों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में वो बाकी सबसे कहीं आगे निकल चुका है, वो भी बिना कोशिश किए। तभी अचानक कोई यूए फैन बॉय चैट में उसे गेम खेलने के लिए ट्रोल करने लगता है। चीवाई तुरंत मैसेज करके कहती है कि उसे इग्नोर कर दे, ऐसे लोगों को जवाब देना वक्त की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही माहौल शांत होने लगता है, कोई खबर डाल देता है, एक सीक्रेट रियलम पर इन्वेजन हुआ है। अब हमारा हीरो पछताने लगता है, यार मुझे उस काले डरावने अस्तित्व को तभी खत्म कर देना चाहिए था। और मजेदार बात यह है कि कहीं अंधेरे में वही डार्क एंटिटी अचानक छींक देती है। अगली सुबह ट्रेडिंग सेंटर में वो औरत शिन को डांटती है, तू इतनी चोट खाकर भी काम पर क्यों आई है। लेकिन क्योंकि ताना मारना उसका फुल टाइम जॉब है, वो मौका देखकर हमारे हीरो को भी कुछ सुनाती है। शिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आज वो औरत कुछ ज्यादा ही छड़ी हुई है।
वो हमारे एमसी का पुराना अतीत खोदकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। सीन ज्यादा बिगड़े उससे पहले ही जमीन अचानक फटती है और उसके ठीक बगल में नुकीले कांटे उभर आते हैं। वो किसी तरह बाल बाल बचती है और सोचो जरा, वहां कौन आ गया? हमारा बंदा, जिसने सारी बातें सुन ली थीं। वो औरत अब समझ जाती है कि कर्मा बहुत तेजी से काम करता है। वो जोर जोर से गार्ड्स को बुलाने लगती है, जैसे उसकी जान उन पर टिकी हो। शिन हमारे हीरो को बोलती है कि चलो अब यहां से निकलो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन हमारा लड़का आराम से कहता है, टेंशन मत लो। उसी वक्त वोंग अपने गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है, पूरा मैं बड़ा आदमी हूं वाला एटीट्यूड लिए हुए। हमारा हीरो भी वक्त जाया नहीं करता और सीधे उसकी क्लास लगा देता है। तू क्या समझता है खुद को? पीछे पीछे घूमकर मेरी जासूसी कर रहा है, जैसे कोई थर्ड क्लास डिटेक्टिव, ऊपर से मुझे चोर बोलता है। वोंग अकड़ दिखाते हुए कहता है कि वो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बड़ा आदमी है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ लो। पर बेचारों की किस्मत देखो, हमारा बंदा तुरंत निकालता है सुप्रीम ब्लैक कार्ड। गार्ड्स जैसे ही उसे देखते हैं वहीं थम जाते हैं। वोंग और वो औरत दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वोंग फिर भी अपनी बची खुची इज्जत संभालने की कोशिश में पूछता है, तुझे ये कार्ड मिला कहां से? हमारा लड़का मुस्कुराकर कहता है, जाकर खुद पता लगा ले, आखिर तू इन्वेस्टिगेशन में बड़ा उस्ताद है ना। वोंग अब पूरी तरह बौखला चुका है, जबकि वो खुद किसी को कॉल करने में लग जाता है। बाहर लोग ये देखकर हैरान हैं कि गार्ड्स रास्ता क्यों रोक रहे हैं। इसी बीच डोंग मिंग को हेडक्वार्टर्स से खबर मिलती है और वो वोंग से डिटेल्स पूछने के लिए कॉल करता है। अब वोंग को समझ आता है कि उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो जल्दी से झूठ मूठ बोलने लगता है कि ये सब एक गलत फहमी थी, पर डोंग मिंग को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो गुस्से में चिल्लाता है कि तूने उस आदमी को नाराज कर दिया जिससे मैं इतने दिनों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। वोंग अब पूरी तरह टूट चुका है। उसके चेहरे पर मैंने क्या कर दिया वाला एक्सप्रेशन है। आखिरी कोशिश में वो ड्वान को कॉल करता है, उम्मीद में कि शायद वो आकर उसकी लाज बचा ले। कुछ देर बाद हमारा हीरो और शिन ट्रेडिंग सेंटर में बैठे हैं। तभी डोंग मिंग और ड्वान अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। उनकी नजर पड़ते ही वो औरत कांपने लगती है, जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया। वो वोंग की तरफ देखती है, जो पसीने में डूबा हुआ है, जैसे किसी ने उसे भारी कवच पहनाकर दौड़ा दिया हो। डोंग मिंग बिना टाइम वेस्ट किए वोंग और उस औरत को डांट कर कहता है, दफा हो जाओ यहां से। वोंग गुस्से में उस औरत पर हाथ उठाता है, लेकिन डोंग मिंग को उनकी नौटंकी देखने की फुर्सत नहीं। वो गार्ड्स को इशारा करता है, इन दोनों को बाहर फेंको। ड्रामा खत्म होते ही माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है। शिन हमारे हीरो को चाय सर्व करती है। डोंग मिंग गौर करता है कि शिन और हमारा लड़का एक दूसरे के साथ काफी आराम से हैं, जबकि शिन के चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो हमारे एमसी की पोजीशन और कनेक्शंस देखकर हैरान है। बातों बातों में डोंग मिंग उस खजाने की कैटलॉग का जिक्र छेड़ देता है, जिसे हमारा हीरो थोड़ी देर पहले देख रहा था। पूछने पर वो बड़े आराम से बताता है कि वो तो एंड गेम रेलिक ढूंढ रहा था। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। उनकी शक्लें देखकर वो जल्दी से सफाई देता है, अरे ऑनलाइन देखा था यार, लगा बड़ा कूल और मिस्ट्री वाला नाम है। पिछली रात आखिरकार वो उस स्किल बुक को खोलता है जो हमने उसे गिफ्ट की थी। पता चलता है वो बुक दरअसल पुराने जमाने के मैजेस यूज करते थे ताकि लड़ाई के बीच थोड़ी देर के लिए मना रिस्टोर कर सकें। वो टेस्ट करता है और तभी सिस्टम अचानक एंड गेम रिलिक का जिक्र करता है, पर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। कोई क्लू न मिलने पर हमारा हीरो सोचता है कि इसे बाद में देख लेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट पर। डोंग मिंग, ड्वान और हमारे हीरो को लॉन्गबो सिटी घूमने का न्योता देता है और फिर फ्लाइट स्क्रॉल यूज करके निकल जाता है। उसके जाते ही हमारा लड़का बोलता है, चलो अब कुछ खा लिया जाए। ड्वान सजेशन देता है, मेरे घर चलते हैं। अब दोनों ड्वान के विला में हैं, चारों तरफ लग्जरी ही लग्जरी। ड्वान कहता है, क्यों ना तू यहीं शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमारा हीरो हंसते हुए मना करता है, नहीं भाई, मैं थोड़ा बचत करके पास में खुद का घर लेना चाहता हूँ। ड्वान तो यहां तक कह देता है कि वो पैसे उधार दे देगा, लेकिन हमारे लड़के को किसी की दया नहीं चाहिए। उसने पहले ही इक्विपमेंट बेचकर काफी क्रिस्टल कॉइन कमा लिए हैं, जिससे वो अभी विला खरीद सकता है, मगर उससे सारी सेविंग्स उड़ जाएंगी। इसलिए वो तय करता है कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। चाय के साथ माहौल आरामदायक चल रहा था कि तभी ड्वान का फोन बजता है। कॉल करता है जोंग जी, बताता है कि सिटी डिजास्टर की जांच करने वाली टीम ड्वान से पूछताछ करना चाहती है। ड्वान समझ जाता है कि इससे हमारे हीरो पर असर पड़ सकता है, इसलिए पहले उसकी राय जानने का सोचता है। फिलहाल वो जोंग से कह देता है कि वो अभी अनअवेलेबल है। बात जब हमारे लड़के तक पहुंचती है तो उसे तो इस इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में कुछ पता ही नहीं। उधर एक मीटिंग चल रही है, कई हाई लेवल अफसरों की। टॉपिक वही, कोई रहस्यमयी बंदा जिसने शिनयू सिटी को बचाया, पर किसी ने उसे देखा नहीं। अफवाहें आग की तरह फैल चुकी हैं
कि वो कोई लेजेंडरी सेवियर है। एक बंदा वहां कहता है जो सबके दिमाग में है, ये सब तो बकवास लग रहा है। सुलान कोशिश करती है समझाने की, शायद इसलिए क्योंकि हमला अचानक रुक गया और सारे म्यूटेंट रातों रात गायब हो गए। पर वो आदमी मानता नहीं, कहता है ऐसा थोड़ी होता है, कुछ हमले तो डेमन किंग लेवल से भी ऊपर थे, ऐसे मॉन्स्टर्स हवा में गायब नहीं होते। टी पूरी मीटिंग देख रही है, उसे पता है कि लॉन पर इतना प्रेशर क्यों है, क्योंकि उसी ने चोरी छिपे हीरो से जुड़ी सारी फाइलें डिलीट कर दी थीं ताकि उसका नाम इस गड़बड़ में ना आए। अब वही गलती उसे भारी पड़ रही है। इतने में जोंग अंदर आता है और बताता है कि ड्वान नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही पहले से चिढ़ा हुआ अफसर और भड़क जाता है। पहले तो वो हीरो गायब, अब इन्वेस्टिगेटर भी नहीं आ रहा, बस अब मैं खुद ये केस संभालूंगा। कुछ देर बाद वही आदमी पहुंचता है आईवे टॉम्ब, एक छिपा हुआ इलाका सीक्रेट रियल्म के अंदर। वो वहां जांच के लिए आया है, लेकिन जो वो करने वाला है उसे जांच कहना शायद बहुत बड़ा शब्द होगा। हवा में अब भी डार्क पावर की लहरें तैर रही हैं और तभी वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कोई कुछ समझे उससे पहले ही वो उस डरावनी ऊर्जा में डूब चुका होता है। सामने एक राक्षस खड़ा है। उधर ड्वान के मेंशन में हमारा लड़का पूरी तल्लीनता से मोबाइल गेम खेल रहा होता है। जैसे ही जीतने वाला होता है, सिस्टम अचानक उसे आखिरी रेलिक के बारे में अलर्ट कर देता है। वो किसी की ऊर्जा को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करता है और ध्यान केंद्रित करके उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। फिर बिना वक्त गंवाए जैकेट उठाता है और निकलने को तैयार होता है। ड्वान ठीक उसी वक्त कमरे में आता है और उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता है। हमारा हीरो उसे फोन पकड़ाता है और कहता है गेम खत्म कर देना, फिर खुद बाहर निकल जाता है। कब्रिस्तान के रास्ते में उसे दिखता है कि रेलिक की लोकेशन मैप पर हिल रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। कब्रिस्तान के गेट पर पहले से ही गार्ड्स घबराए हुए हैं। सामने का राक्षस किसी गंदे टेढ़े मेढ़े आकार का है और उसके शरीर के अंदर एक इंसान फंसा हुआ दिख रहा है। वो बेचारा मदद की भीख मांग रहा है। इसी बीच पूरे शहर में ट्रैफिक रुक गया है, सब तरफ अफरा तफरी मची है। हमारा लड़का टैक्सी से उतरकर खुद पैदल आगे बढ़ता है। उधर कब्रिस्तान में वेई, लान और उसकी असिस्टेंट पहुंच चुके हैं, लेकिन जो दृश्य सामने है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लान चोटिल होकर ची की गोद में पड़ी है कि पूरी रफ्तार से काम कर रही है उस हाईटेक गियर का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा लड़का उसे दे गया था। लेकिन लान की हालत इतनी बुरी है कि वो सब टेक्नोलॉजी भी बेअसर लग रही है। लान उठने की कोशिश करती है और ची बताती है कि राक्षस अब सीधे डाउन की ओर बढ़ रहा है। मेयर ने ड्वान को बुला लिया है, लेकिन लान जानती है ड्वान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस चीज के सामने बस थोड़ा वक्त खरीद पाएगा। असल उम्मीद तो सिर्फ हमारे हीरो से ही है। और जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो, हमारा लड़का सामने से उस राक्षस से टकरा जाता है। राक्षस झपटता है, लेकिन सीधा जाकर एक डिफेंसिव बैरियर में टकरा जाता है और वहीं रुक जाता है उलझन में। तभी सिस्टम उसे एक दिलचस्प ऑफर देता है, क्या तुम इस राक्षस को अब्सॉर्ब करना चाहते हो? हीरो बिना हिचक के एक्सेप्ट कर देता है। फौरन एक पागलपन भरी ताकत उसके अंदर दौड़ जाती है। उसकी सारी स्टैट्स आसमान छूने लगती हैं, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकती हैं, रहस्यमयी, डरावनी और बेतरतीब। थोड़ी देर बाद ड्वान पहुंचता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है। हमारा लड़का बस इतना कहता है, मामला सुलझ गया। ड्वान नजर घुमाता है तो पास में एक आदमी पड़ा होता है, मरा हुआ या नहीं कोई नहीं जानता। हीरो सब सफाई पटाई का काम उसी पर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद चिन्यू सिटी की जेल में वही आदमी पकड़ा जाता है और इस बार वो सच्चाई बताने को तैयार है। असल में उसने एक डेमन को किसी सीक्रेट रियल्म में ढूंढ लिया था। उसे लगा था डार्क पावर से मजे लेंगे, लेकिन वही उल्टा पड़ गया। अब तो पूरा शहर यकीन करने लगा है कि कोई रहस्यमयी हीरो उन पर नजर रख रहा है। चोंगजी सोचता है कि क्या द्वान ने उस हीरो की एक झलक भी देखी है, और द्वान हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कर देता है। चोंगजी फिर उत्साहित होकर कहता है कि वो उस हीरो से मिलना चाहता है। उसका बड़ा प्लान है उस बंदे को शहर में हमेशा के लिए रोकने का, उसकी हर जरूरत पूरी करके। लेकिन द्वान सीधा मना कर देता है। हीरो तो मुश्किल से कभी दिखता है और वो ऐसा इंसान नहीं लगता जो कहीं टिके। ड्वान और हमारे हीरो दोनों ही इतने चालाक थे कि उन्होंने सारा क्रेडिट एक ऐसे आदमी पर डाल दिया जो असल में था ही नहीं। बिना सबूत के जंग तो उसकी परछाई तक नहीं ढूंढ पाएगा। बात को और असली दिखाने के लिए ड्वान ने झूठ बोल दिया कि हीरो के कुछ परिवार वाले चिन्यू सिटी में रहते हैं जिनकी वो देखभाल कर रहा है। पूरी कहानी झूठ थी, लेकिन गी को तो यह एकदम ऑफिशियल लग रही थी। उधर हमारा लड़का आराम से नहाने बैठा है, दिमाग में सारी बातें जोड़ते हुए। उसे अब समझ आया कि जिन फाइनल और रेलिक्स की इतनी चर्चा थी वे असल में तो पुराने मरे हुए सीक्रेट रियल्म डेमन लॉर्ड्स के अवशेष हैं। जो डरावनी तस्वीरें पहले उसके दिमाग में आई थीं, वो दरअसल एक डेड डार्क लॉर्ड की बची खुची यादें थीं। थोड़ी ठगी जैसा फील हुआ, लेकिन उसे तो कोई बड़ा रियल्म लॉर्ड बनना नहीं है।
वो जानता है कि ये सारे रियल्म्स डार्क एनर्जी में डूबे हुए हैं। जब तक ये टाइमलाइन इस पावर को संभाल नहीं पाएगी, गेम ओवर। अभी की टाइमलाइन में गिनती के कुछ लोग ही चौथा ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर का कल्टीवेशन पाथ पूरी तरह गड़बड़ है और ऊपर से उनकी प्रोफेशन भी सर्वाइवल के लिए सही नहीं। ये सब उसने डेमन लॉर्ड की यादों से जाना। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इंसानियत का बचना मुश्किल है। वो खुद तो शायद बच जाएगा, लेकिन अकेले जिंदा रहने में क्या मजा। अच्छा ये है कि हर टाइमलाइन इतनी बुरी हालत में नहीं है। कुछ ने तो वाकई में पलटवार भी किया है। इससे उसे आइडिया आता है कि और अवशेष इकट्ठे करे, उनमें से काम की जानकारी निकाले और उसे फैलाए। बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, वरना सबका निशाना बन जाएगा। तभी उसका फोन बजता है। युवा कॉल कर रही है डिनर पर बुलाने के लिए। चलो आज कुछ तो अच्छा हुआ, वो तुरंत मान जाता है। उससे पहले युवा के गिल्ड के लोग उसके और चांग के लिए एक छोटा सेलिब्रेशन रखते हैं, क्योंकि दोनों ने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर लिया है। चांग ने बढ़िया रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम भी बुक कर लिया था, लेकिन युवा बताती है कि उसकी पहले से प्लानिंग है हमारे हीरो के साथ, और कहती है कि पार्टी अगले दिन कर लें। चांग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि युवा अब खुद को बहुत ऊंचा समझने लगी है। वहीं हमारा लड़का मटन का एक टुकड़ा उठाकर ऐसे मजे से खाता है जैसे दिन भर की सबसे अच्छी चीज यही हो, और सच कहें तो उसकी हाल की लाइफ देखकर ऐसा ही लगता है। युवा ने उसे अब छिपी हुई प्रोफेशन वाली बात बता दी थी, जिससे वो सोच में पड़ गया। डेमन लॉर्ड की यादों में उसने देखा कि पुराने जमाने के अवेकनर, प्रोफेशनल्स, यहां तक कि गुलाम भी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंचे थे। अगर इतिहास ने उन्हें धोखा दिया था तो शायद एम्ब्लेम्स ही उस गलती को सुधारने की चाबी है। लेकिन युवा का मूड थोड़ा डाउन है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये एम्ब्लेम्स वो खुद खरीदे अपने गिल्ड और हमारे हीरो के लिए। फिर भी वो कहती है, तू यूं ही आराम नहीं कर सकता, लेवल बढ़ा और खुद को बचाने लायक बन। हमारा एमसी तो मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता। अकेले लेवल अप करना तो बहुत झंझट वाला काम है, तो अगर वो उसकी रखवाली कर ले बस वही काफी है। युवा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा, लेकिन बोलने से पहले ही वो दर्द से सिहर उठती है। हाँ, सही याद आया, क्वेस्ट पूरी करते वक्त उसे चोट लग गई थी, और बताने के बजाय वो चुपचाप दर्द झेलती बैठी रही। हीरो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फोन बज उठता है। वो कॉल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लगती। सामने वाला पूछता है, वो एम्बलम तुम्हें कहां से मिला? और उसकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि ये सवाल बस जिज्ञासा से नहीं पूछा गया है। हमारा बंदा बिना कुछ कहे फोन काट देता है। जब वो बात उवा को बताता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसने तो किसी को एम्बलम के बारे में बताया ही नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, फोन फिर से बज उठता है। इस बार कॉलर सच में गुस्से में है। एमसी को झंझट करने का बिल्कुल मन नहीं होता, तो वो फिर से कॉल काट देता है। खाना खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हीरो जब अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचता है तो तुरंत समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। पूरा कमरा ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे तूफान आया हो। फर्नीचर उल्टा पुल्टा, चीजें इधर उधर बिखरी हुई। और फिर वो उसे देखता है। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। हमारा लड़का उसे देखते ही पहचान जाता है। वो वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले फोन किया था। एमसी को पीछे से आने वाला हमला महसूस हो जाता है, लेकिन बिना जरा भी घबराए वो बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। फिर पलटकर हमलावर को दीवार से दे मारता है और बंदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर वहां खड़ा दूसरा आदमी सन्न रह जाता है। एमसी उसकी तरफ देखता है और साफ साफ कह देता है, पहले ताकत की इज्जत करना सीखो, फिर बात करने का हक मिलता है। वो बंदा जो अब पूरे कंफ्यूज मुर्गे की तरह दिख रहा है, सोचने लगता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। रिपोर्ट्स में तो साफ लिखा था कि ये बंदा तो कमजोर है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, अब एमसी के सारे स्टैट्स अपग्रेड हो चुके हैं। वो हवा की तरह मूव करता है और बिजली की तरह रिएक्ट। बिना कोई स्पेल इस्तेमाल किए अब वो ऐसे हालात को अकेले हैंडल कर सकता है। वो आदमी आखिरी कोशिश में फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार भी बुरी तरह फेल हो जाता है। डर के मारे भागने लगता है, सीधा बालकनी की तरफ दौड़ता है और कूदने की कोशिश करता है। शायद सोचता है कि बच जाएगा, लेकिन हमारा लड़का बीच हवा में उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर वापस अंदर फेंक देता है। अपार्टमेंट का ये हाल करने के बाद उसे इतनी आसानी से जाने देने का सवाल ही नहीं उठता। अब दोनों आदमी हमारे हीरो के सामने खड़े हैं, पिटे हुए, बेइज्जत और सिर्फ अपने शॉर्ट्स में, क्योंकि रहम की भीख मांगते हुए उन्होंने सब कुछ खो दिया है। हीरो गुस्से में जवाब मांगता है। पता चलता है कि ये पूरा झमेला चुंग की चाल थी। उसी ने इन दोनों को हमारे लड़के पर कीचड़ उछालने के लिए भेजा था, लेकिन चूंकि ये गड़बड़ उसी की बनाई हुई थी, हीरो का उसे यूं ही छोड़ देने का कोई इरादा नहीं। वो तब एक मनाही की जादू चलाता है, ऐसा जादू जो दिमाग को पूरी तरह गड़बड़ा देता है। उधर चुंग शील्ड वॉरियर के साथ बैठा है, शायद अपनी चालों से बड़ा खुश। सोच रहा है कि एमसी पर हमला करवाने की उसकी प्लानिंग जबरदस्त चली।
उसका दूसरा जीनियस आइडिया था पिछली मिशन में युवा को सबक सिखाना। उसने ये सब करने के लिए बॉस मॉन्स्टर को जानबूझकर खुला छोड़ दिया ताकि वो युवा को डरा सके, फिर खुद हीरो बनकर आ जाए और सारी शान लूट ले। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि युवा ने जान पर खेलकर खुद ही उस दैत्य को खत्म कर दिया। तभी चुंग का एक जासूस अंदर आता है। चुंग बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि उसने क्या पता लगाया, लेकिन जवाब देने के बजाय वो आदमी युवा के बारे में सवाल करने लगता है। अगले ही पल वो आदमी चुंग और उसके शील्ड वॉरियर दोनों की गर्दन पकड़ लेता है, पर असल में डोर कोई और हिला रहा होता है। हमारा हीरो वो युवा के साथ जो हुआ उससे बुरी तरह गुस्से में था, लेकिन वो उन्हें जल्दी मारकर छुटकारा नहीं पाना चाहता था। वो बहुत आसान मौत होती, इसके बजाय उसने ऐसा जादू किया जो उनके दिमाग और शरीर दोनों को तोड़ मरोड़ देता है, जब तक कि वो सब धूल में नहीं बदल जाते। यह उसके लिए काफी सुविधाजनक भी रहा, न कोई सबूत बचा, न कोई सफाई करनी पड़ी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी, उसका इलाका अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। हाई लेवल अवेकन लोग जब चाहे अंदर बाहर आ सकते हैं। उनसे निपटने की ताकत तो उसके पास है, लेकिन वो घर बैठकर चौकीदारी नहीं कर सकता। अगर इन मूर्खों को कभी दानवराज की यादों से मिली जानकारी का पता चल जाता तो वो सच में मुसीबत होती। शुक्र है कि उसने अभी तक वो सारी जानकारी छांटना शुरू भी नहीं किया था। अब उसे नई जगह की जरूरत थी, ऐसी जहां अनचाहे मेहमानों का स्वागत न हो, और ड्वान का घर इसके लिए बिल्कुल सही किला साबित हुआ। ड्वान के घर पहुंचकर एमसी ने सब कुछ बताया। सुनकर ड्वान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो अभी निकल पड़ता सबको सबक सिखाने, लेकिन हमारा हीरो ज्यादा व्यावहारिक सोचता है। उसे एक अल्केमिस्ट चाहिए था, ऐसा जो हुनरमंद हो, भरोसेमंद हो और किसी बड़े चुगलखोर गिल्ड से जुड़ा ना हो। ड्वान के पास बहुत नामी अल्केमिस्ट्स के कॉन्टेक्ट्स थे, लेकिन सब बड़े संगठनों से जुड़े थे, यानी ज्यादा कान ज्यादा खतरा। हमारे हीरो को दानवराज की यादों से पता था कि उनकी दुनिया में टॉप टियर अल्केमिस्ट्स हुआ करते थे, जिनकी दवाइयां इस दुनिया के किसी भी औषधि से कहीं आगे थीं। उसके पास उनकी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस तो थीं, लेकिन बिना किसी प्रोफेशनल के वो सब किसी प्राचीन कविता जैसे लग रहे थे। और जो कुछ उस दिन हुआ उसके बाद वो और लालची लोगों को अपनी ओर खींचना नहीं चाहता था, जैसे चुंग। अगली सुबह युवा बताती है कि वो ऐसे एक शख्स को जानती है, शुएर, उनकी गिल्ड की प्रीस्टेस का भाई। वो भी पहले गिल्ड में शामिल होने वाला था, लेकिन चुंग से नहीं बनती थी। अब वो समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। चुंग अब किसी से नहीं उलझेगा। जब युवा पूछती है कि अचानक उसे अल्केमिस्ट की जरूरत क्यों पड़ गई, तो हमारा हीरो कुछ बहाने बनाता है। युवा को यकीन नहीं होता, लेकिन वो बात को वहीं छोड़ देती है। बाद में एमसी की मुलाकात शुए से होती है, जबकि युवा और शूटिंग बाहर इंतजार करते हैं। शुए जब उन प्रिस्क्रिप्शंस को देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री तो आम है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और अनोखी है, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। फिर हमारा लड़का बताता है कि ये वाला पोषण एक्सपीरियंस गेन को सीधे 100% तक बढ़ा सकता है। ये सुनते ही शुआई एकदम जड़ हो जाता है, हैरान रह जाता है। मार्केट में जो सबसे महंगे पोषण बिकते हैं वो भी मुश्किल से 40% तक ही पहुंच पाते हैं, और अब इस वाले का फॉर्मूला ऐसा है जो इफेक्ट को पूरी तरह मैक्स कर देता है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लो लेवल प्रोफेशनल्स तो सीधा रॉकेट की स्पीड में लेवल अप कर जाएंगे। कुछ ही देर में जुई एमसी से कहता है, रुको जरा, और भागा भागा ऊपर चला जाता है अपनी जरूरी टेस्टिंग करने। नीचे की तरफ शूटिंग को चाय बनाने की ड्यूटी मिलती है, तो अब तीनों आराम से बैठे हैं, चाय पीते हुए, बातें करते हुए, सब कुछ एकदम शांत माहौल में। लेकिन तभी ऊपर से कुछ बहुत ही संदिग्ध आवाजें आने लगती हैं। सब घबरा कर ऊपर दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि वेई की एक एक्सपेरिमेंटल स्लाइम भाग रही है। अराजकता के बीच वेई खुद आगे आता है, चमकते हुए एकदम पागल वैज्ञानिक की तरह, और चिल्लाता है, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। असल में उसने स्लाइम पर थोड़ा सा पोषण टेस्ट किया था, और अब वो स्लाइम पूरी एफिशिएंसी के साथ एक्सपीरियंस कमा रहा था। हमारा लड़का तो अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि बाकी फॉर्मूलाज भी उतने ही अच्छे से काम करेंगे। उधर टिंग अपने भाई को देखती रह जाती है, जो अपनी लैब को मंदिर समझता था, वही अब खुशी में उसे तहस नहस कर रहा है। जब हंगामा शांत होता है तो वही दोनों लड़कियों से कसम खिलवाता है कि वो ये बात किसी से नहीं बताएंगी। फिर वो एमसी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अब आगे क्या करने का प्लान है? लेकिन एमसी कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका फोन बज उठता है। चेवी का मैसेज था। मैसेज में लिखा था कि अगले हफ्ते सीनियर छात्रों को एक सीक्रेट लेवल अप एरिया भेजा जाएगा, लेकिन जगह सीमित है, इसलिए हर क्लास को बारी बारी से जाना होगा। ये सुनते ही ग्रुप चैट में धमाका हो जाता है। सब स्टूडेंट्स उत्साहित होकर बात करने लगते हैं। हमारा लड़का अब साफ जानता है कि उसे क्या करना है। वो पहले खुद पर एक्सपीरियंस पोषण टेस्ट करेगा, और जब ये मार्केट में जाएगा तो धूम मच जाएगी। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि बड़ी कमाई के साथ बड़ी मुसीबतें भी आती हैं।
चुंग जैसे लोग जरूर मंडराने लगेंगे किसी न किसी तरह फायदा उठाने के लिए। पर एमसी इतना आसान शिकार नहीं है। वो तय करता है कि पहले अपने आसपास के लोगों को मजबूत करेगा, अपनी खुद की टीम और प्रभाव बनाएगा, ताकि जब बाकी लोग समझें कि क्या हो रहा है तब तक खेल उसके हाथ में हो। और इसी सोच के साथ वो प्लान करता है कि जोया, जो उआ के गिल्ड की बरसरकर है, उसे भी अपने पोर्शन शेयरिंग ग्रुप में शामिल करेगा। जाशन यानी जोया ताकतवर है, उआ के साथ अच्छी बनती है, और सच कहें तो अपने साथ एक पावर हाउस होना कभी बुरा नहीं होता। उसके बाद वो कुछ और प्रिस्क्रिप्शंस शुई को थमा देता है। वही जब लिस्ट देखता है तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। यूं सुझाता है कि सब मिलकर पहले बैच के एक्सपीरियंस पोर्शंस टेस्ट करें, और एमसी को भी साथ आने का न्योता देता है। उधर वेई परेशान है क्योंकि उसे उस खास दिन से पहले जितना हो सके उतने पोर्शंस तैयार करने हैं। हुआ और टिंग का सारा ध्यान सबको एक जगह इकट्ठा करने में लगा है, और हमारा लड़का वो बस चुपचाप बैठा है अपने ही किस्से में एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह। आखिर वो दिन आ ही जाता है। एमसी सबसे पहले तय जगह पर पहुंच जाता है और सड़क किनारे इंतजार करने लगता है। इतने में स्टूडेंट्स से भरी एक बस वहां से गुजरती है, और हमेशा की तरह वो लोग उसे देखकर हंसी उड़ाने लगते हैं, जैसे उनकी रोज की दिनचर्या उसी पर कटाक्ष किए बिना पूरी ही नहीं होती। डंजन एंट्रेंस पर सारे स्टूडेंट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शिवी भी अपने ग्रुप के साथ पहुंचती है। क्योंकि वो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाने से पहले पूरे 2 घंटे इंतजार करना होगा। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं एमसी, उआ, जेन और वो भाई बहन की जोड़ी आराम से लाइन के आगे से गुजर रहे हैं, एकदम वीआईपी एंट्री की तरह। अब जाहिर है ये बात बाकी छात्रों को जरा भी पसंद नहीं आती। गुस्सा बढ़ने से पहले ही ची समझाता है कि हमारा लड़का अब गिल्ड लीड कर रहा है और सीधे डंजन के गहराई में जा रहा है, जो उस जगह से एकदम अलग लेवल है जहां ये लोग जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है सिर्फ समझाने से जलन मिटती नहीं। कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाकर उआ का नाम लेते हैं, और वहीं से एक और ग्रुप का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उस ग्रुप में है चांग मुकू रैंक 4, लीके रैंक 3 और गुयून जो दूसरे नंबर पर है। ये तीनों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डंजन के अंदर घुस जाते हैं। इधर एमसी और उआ की टीम भी आखिरकार डंजन की गहराई में पहुंच जाती है। वहां शुई सबको एक्सपीरियंस पोर्शंस बांटता है। सब लोग हमारे लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि उआ जानती है कि सोशलाइजिंग उसका मजबूत पक्ष कभी रहा ही नहीं। 16 साल की उम्र में जब उसकी पहली अवेकनिंग फेल हुई थी, तब से लोग उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और खुद को साबित करने की बजाय उसने सबसे दूरी बना ली, अपने ही खोल में बंद हो गया। इसलिए उसे अब लोगों से बातें करते देखना, वो भी बिना ऐसा लगे कि वो किसी सज्जा से गुजर रहा है, एक अजीब लेकिन अच्छा नजारा था। वो बस यही उम्मीद करती है कि शायद अब वो वाकई अपने पुराने साए से बाहर निकल रहा है। फिर सबको हकीकत में लौटाते हुए उआ कहती है, इस बार हमारे पास कोई टैंक नहीं है, ना ही कोई स्ट्रांग मैजिक आउटपुट। मतलब एक छोटी सी गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। इसलिए वो साफ कहती है कि एमसी कोई फ्लैशी मूव ना करे जो बेवजह दुश्मनों का ध्यान खींचे। प्लान सीधा है, उआ दुश्मनों को लुभाएगी, जियांगशू डिफेंस संभालेगा, और वही सही वक्त पर पोशंस का इस्तेमाल करेगा। एमसी को यह पूरा लेवलिंग मेथड बहुत ही धीरे धीरे लगता है, लेकिन टीम वर्क के लिए वह इसे झेलने का फैसला करता है। लड़ाई शुरू होती है। यूं तीर चलाता है जो एक जॉम्बी जैसे क्रिएचर को लग जाता है, और बस उसी के साथ बाकी सारे मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए आ जाते हैं। शुइंग जियांगशू की ताकत बढ़ाता है, और एक भारी स्ट्राइक से एक धमाका होता है जो सारे मॉन्स्टर्स को घेर लेता है। इसी बीच वेई की फायर मैजिक उन्हें अच्छे से भून देती है। क्रिएचर्स को मारने के बाद टिंग और जियांगशू उत्साहित हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करेंगे, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे और उआ के साथ किसी टॉप स्कूल में दाखिला लेंगे। तभी गुफा में जोर से हंसी गूंजती है। युनजो निकलता है, साथ में लीके और मुकू, और खुद को देखकर बहुत संतुष्ट लगता है। उसे ये देखकर मजा आता है कि कुछ लो लेवल फाइटर्स सच में सोचते हैं कि उन्हें टॉप स्कूल का मौका मिल सकता है। टिंग और जियांगशू उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। ये लोग चिन्यू सिटी के नहीं हैं। यू तुरंत उनका इरादा पूछता है। युनजो सीधे मुद्दे पर आता है। वो इतने दूर आए हैं सिर्फ यूए को ढूंढने और अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन उआ को इसे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसका अपना गिल्ड है। युनजो फिर कोशिश करता है। वो डील को और आकर्षक बनाने के लिए चेंग के लिए एक जगह का ऑफर भी देता है जिसकी रैंकिंग कोई खास नहीं है, लेकिन उआ का जवाब वही रहता है। युनजो समझ जाता है कि वो पीछे नहीं हट रही और रणनीति बदलता है। वो बताता है कि हाल ही की एनोमलीज की वजह से डंजन मॉन्स्टर्स और खतरनाक हो गए हैं और कैसे बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने स्टैंडर्ड्स और बढ़ा दिए हैं। इस साल सिर्फ एलीट टीम्स या असाधारण प्रतिभावान लोग ही मौका पा सकते हैं। युनजो इसे एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में पेश करता है और जोर देता है कि सारे रुकीज अपनी ड्रीम टीम बनाने में जुटे हैं, जिसमें उसका ग्रुप भी शामिल है।
और जाहिर है असली वजह यही है कि उसे यूए चाहिए, क्योंकि उसकी डेस्टिनी बड़ी है। बाकी लोग जो शायद मीडियोक्रिटी के लिए बने हैं वहीं फंसते रहेंगे, लेकिन यूए ने इस बकवास को बहुत झेला है और वह अपना वेपन समन कर लेती है। श्विंग आसन्न संकट को महसूस करता है, बीच में आता है और सुझाव देता है कि कहीं और लेवल अप करने चलें। यू जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाता। यूए बस अपनी टीम के साथ पलटती है और निकल जाती है। हमारा हीरो दूसरी तरफ बस वहीं खड़ा है, या तो गहरी सोच में या शायद बस जोन आउट कर रहा है। तभी ली उसके पास आता है और ऑल टफ वाला एक्ट करता है। वो पूछता है कि क्या वो फन है। एमसी सिर्फ मना कर देता है। फिर ली उस पर इंसल्ट करता है। जियांगशु बीच में आता है और युंजो के ग्रुप को उनकी हद पार करने पर डांटता है। ली फिर एक पंच मारता है। जियांगशु उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पंच का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि उसे भी जोर से लगता है और सांस रुक जाती है। वे ही मदद करने आती है, लेकिन युंजो उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसे घूरती है और चाहता है कि युंजो हटे। जियांगशु इस समय शायद कुछ टूटी हुई पसलियों के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मुट्ठी बांधता है, पलटवार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले ही ली के फिर से हमला कर देता है। टिंग और हुआ तुरंत रिएक्ट करते हैं और पंच रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा लड़का जो अब तक चुप था हाथ उठाता है। एक मैजिक बैरियर उभरता है और ली के अटैक को रोक देता है। सभी दंग रह जाते हैं कि हमारे हीरो ने इतनी आसानी से अटैक ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो वहीं नहीं रुकता। वो ली का कलाई पकड़ता है मिड स्विंग और उसे पीछे की ओर फेंक देता है। ली जमीन पर गिर जाता है और हमारा लड़का उसी के पहले वाले शब्दों को वापस लौटाता है, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा असर के साथ। युंजो तुरंत ली को देखने के लिए भागता है, लेकिन तभी उआ का तीर आकर उसके कमर के नीचे जा धंसता है। वहीं मुक्कू, जो युंजो की टीम में बची आखिरी थी, बस खड़ी रह जाती है, जो अभी अभी हुआ उस बवाल को समझने की कोशिश करते हुए। हमारा एमसी इतना आगे जाने का इरादा तो नहीं रखता था, पर क्या करें, उन्होंने उसे बार बार उकसाया ही क्यों। वो टिंग से कहता है कि जियांगशु को ठीक कर दे और फिर पूछता है कि अब ली का क्या करना है। जियांगशु कहता है, जो तुम कहो वही करूंगा। तो हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, ली का सारा इक्विपमेंट ले लो, मुआवजे के तौर पर। यून जो बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी एक जोरदार मुक्के से उसे जमीन में गाड़ देता है। उस एक पंच की ताकत देखकर यूंजो को अपनी जिंदगी के सारे फैसले याद आ जाते हैं। वो तुरंत 180 डिग्री पलट जाता है और कहता है, भाई मेरा इक्विपमेंट भी ले लो। हमारा हीरो बस इतना कहता है, अब और गड़बड़ मत करना। मुकू भी चुपचाप अपना सामान सौंप देती है। सब निपट जाने के बाद वो कहता है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेवल अप करते हैं। जाते जाते उआ हंसकर बोलती है, असल में मैं तुम्हारी मदद करने आई थी लेवल बढ़ाने में, पर लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी। एमसी कुछ गोलमोल बहाना बना देता है, लेकिन उआ ज्यादा पूछती नहीं। उसे तो बस इस बात की खुशी है कि वो ठीक है और पहले से ज्यादा मजबूत भी। जियांगशु और टिंग बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि हमारा एमसी आखिर किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाला है, लेकिन हमारा लड़का, उसे तो जैसे परवाह ही नहीं। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखाता है। असल में वो भली भांति जानता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखने वाला, क्योंकि ऐसी जगहों पर होते हैं ढेरों नियम, बेहिसाब पाबंदियां और सबसे खतरनाक, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो गलती से राज उगल देता है। तो वो दोनों की बातों में पड़ने के बजाय चालाकी से टॉपिक बदल देता है। चलो अब असली बात करते हैं, लेवल अप की। लेकिन लेवल बढ़ाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ऊपर से उस पर पाबंदी लगी है कि वो फॉरबिडन स्पेल्स, निषिद्ध जादू नहीं चला सकता। फिर भी अपने बढ़िया इक्विपमेंट और एट्रीब्यूट बोनस की मदद से वो काम चला लेता है, उन्हीं आइटम्स में लगे स्पेल्स से। कुछ दिन बाद वो आखिरकार घर लौटता है। इतने दिनों में बस एक ही लेवल बढ़ा पाया, वो भी एक्सपीरियंस पोशन की मदद से। उसे तो आदत थी हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मिनटों में चट करने की, तो अब नॉर्मल तरीके से लेवल बढ़ाना तो जैसे सजा लग रहा था। युवा जैसी लोग तो 2 साल में लेवल 60 तक पहुंचकर अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन तक कर लेते हैं, और जिनकी किस्मत में 1 या 2 स्टार की प्रोफेशन है, उनके लिए तो यूनिवर्सिटी जाना ही बेहतर, बजाय इसके कि रोज दिन भर लो लेवल जीवों से लड़ते रहें। लेकिन हमारा हीरो इन उदास बातों में फंसने वाला नहीं। वो सोचता है, अब बस बहुत हुआ, थोड़ा आराम तो बनता है। अगले कुछ दिनों तक हमारा एमसी बस जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लेता है। खाना, सोना, घूमना और थोड़ा चैन से जीना, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगने लगा था। तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ यांगशिन है। वो बताता है कि एक बड़ी ऑक्शन, नीलामी आने वाली है, जहां कुछ हाई वैल्यू आइटम्स बिकने वाले हैं। पर असली बात यह है, मास्टर टैंग पूछ रहे हैं क्या हमारा एमसी वहां जाएगा। वैसे भी उसके पास करने को कुछ खास नहीं था, तो वो झट से हाँ बोल देता है। कुछ वक्त बाद वो मिलता है टैंगी चाई से, जो चिन्यू ट्रेडिंग सेंटर की ब्रांच में अप्रेजर मूल्यांकक है और वोंग के बाद अब वहीं का इंचार्ज बना है। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें होती हैं,
कैसे हैं, कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। फिर हमारा हीरो ऑक्शन का कैटलॉग उठाकर देखने लगता है। अंदर सब कुछ जादूगरों से जुड़ी चीजें, स्टाफ, स्क्रॉल, रून, जो उसके किसी काम की नहीं। वो तो सोच ही रहा था कि क्यों आया यहाँ, टाइम ही वेस्ट कर दिया। तभी उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है, वही पोषण जो उसने खुद शुई के साथ मिलकर बनाया था। एकदम से उसके दिमाग में अलार्म बज उठते हैं। वो तुरंत पूछता है, ये पोषण आया कहाँ से? इकाई बताता है, ये कांगुई गिल्ड के जरिए ट्रेडिंग पोस्ट पर ऑक्शन में आया था। अब यहाँ मामला सीधा नहीं था, क्योंकि कांगुई गिल्ड कोई मामूली संगठन नहीं, वो तो देश के टॉप पावर हाउस में से एक है। ताकतवर, अमीर और ऐसे लोग जो इत्तेफाक से कोई रेयर पोषण फॉर्मूला पालें, ऐसा होना नामुमकिन। तो अब दो ही बातें हो सकती थीं, या तो किसी ने चुपके से वो फॉर्मूला उन्हें बेच दिया, या फिर इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरा और गंदा खेल चल रहा है। और गाइज, अगर इस मैनहवा का नया पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।